पहले का उत्तर प्रदेश और आज का उत्तर प्रदेश 2025 का जब हम चर्चा कर रहे हैं, दोनों में कितना फर्क है? पहले सार्वजनिक मंच पे जाके मुख्यमंत्री अगर अतीक के कुत्ते से हाथ मिला रहा है, वो फोटो आज भी एक बदनुमा धब्बा है यूपी की पॉलिटिक्स के ऊपर। अतीक ने किया कि एक कांस्टेबल शायद सम्मन लेके गया था, तो उसको जैसे ब्लेड से, कभी मटन शॉप पे अगर आपने देखा होगा, जैसे बकरा टंगा रहता है और पानी रिस्क रिस्क के गिरता रहता है कारकेस से, वही हाल उसका किया। अस्तुरे से खुरच करके उसकी खाल उतार करके लोथड़ा फेंक दिया चौराहे पे। एक वो दिन था। आज का दिन जो आपने कहा है, ये 3 शब्द मैंने न पहले सुने और ये संगीत है समस्त उत्तर प्रदेश वासियों के लिए। तो सदन में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा 3 शब्द मिट्टी में मिला दूंगा, अब मिट्टी में मिल भी गए। शायद महाराज की वाणी में सरस्वती विराजमान थी। मायावती की जब सरकार आती है तो लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो जाता है। मायावती की सरकार जाते ही एक खास तबके के लोगों को छूट मिल जाती है। क्या वो होता था वाकई? बिल्कुल होता था। ये एक कटु सत्य है, ये ऐसा होता था। बुलडोजर अगर मायावती के समय से चल रहा था तो योगी आदित्यनाथ को बाबा बुलडोजर क्यों कहा गया? वो बाबा बुलडोजर कैसे बन गए? आज बुलडोजर को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि बड़ा कारगर है। बुलडोजर पहली बार यूपी में अतीक के घर पे और अशरफ के घर पे मैंने चलवाया था जब मैं डीजीपी हुआ था। तो शाइस्ता परवीन जो इनकी बेगम थी अतीक की, तो उन्होंने टाइम लिया मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। वो अपने बेटे को लेके आए, इसी असद को लेकर के आए थे। तब बड़ा मासूम, बड़ा प्यारा बच्चा था, इतना बड़ा। शाइस्ता ने कहा कि तो मैं बेवा नहीं बनना चाहती। और जब कभी भीड़ वगैरह में जाता था, लोग कहते थे कि तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, कमीज फाड़ करके देखो चलाओ कितनी गोली है। तो हम लोग कहते थे मान्यवर नेताजी, कमीज वगैरह न फाड़ो, ये 303 की सॉलिड बुलेट है, ये तुम्हारी बनियान चड्डी छेदती चली जाएगी, 10 लोगों को छेद के चली जाएगी। 1 या 2 बार जब आपने घुमा करके मैंने दरोगा जी को मारा एक कस के, तो दरोगा जी का एक दांत बाहर आ गया, मुंह से खून निकलने लगा। क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ का राज नहीं होता तो क्या जो अतीक के साथ हुआ, जो मुख्तार अंसारी के साथ हुआ, वो क्या हो पाता? जब मुलायम सिंह यादव अतीक के कुत्ते से हाथ मिलाते दिखाई दिए, और फिर हमने वो समय भी देखा कि जब अतीक मंच पर चढ़कर अखिलेश को कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं और अखिलेश ने हाथ हटा दिया उनका अपने कंधे से। अखिलेश यादव जी ऐसा एनकाउंटर एक खास वर्ग के लोगों पर हो रहा है, ये कहते मैंने अपने आसपास बहुत से लोगों को सुना है, दहशत में देखा है एक खास धर्म के लोगों को। जिसने ये नैरेटिव दिया उसने जिंदगी में एनकाउंटर देखा नहीं, फिल्में और ओटीटी ज्यादा देखी है। हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। बड़ा खास है आज का पॉडकास्ट क्योंकि आप समझ पाएंगे कि मौजूदा उत्तर प्रदेश और पहले के उत्तर प्रदेश में क्या फर्क था। मतलब योगी सरकार 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश और 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश कैसा था। बहुत खास मेहमान मेरे साथ आज पॉडकास्ट में मौजूद हैं। भारत के सबसे बड़े पुलिस बल का नेतृत्व करने वाले, अतीक अहमद के अड्डों पर पहला बुलडोजर चलाने वाले, सबसे ज्यादा एनकाउंटर करने वाले और अनगिनत पुरस्कारों से सम्मानित रिटायर्ड डीजीपी उत्तर प्रदेश विक्रम सिंह सर। गौर से सुनिएगा उनकी बातों को क्योंकि वो किस्सा उन्होंने बताया है जब अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन अपने बेटे असद को लेकर गिड़गिड़ाते हुए उनके पास आई थी। बताया है उन्होंने कि किस तरह से एक बड़े नेता के द्वारा उनके ऊपर दबाव बनाया गया था माफिया के संरक्षण का। यह कहा गया था इस माफिया को कुछ होना नहीं चाहिए। कानपुर दंगों का जिक्र उन्होंने किया है और ये बताया कि कानपुर दंगों के वक्त कैसे एक मंत्री द्वारा उनको कहा गया था कि मेरे इलाके में ये जो पुलिस वाले हैं वो क्यों हैं, क्या कर रहे हैं, ये सख्ती क्यों दिखाई जा रही है। आप समझ पाएंगे कि बिना राजनीतिक संरक्षण के माफिया का पनपना बड़ा मुश्किल है और पहले राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा है। योगी आदित्यनाथ की तो उन्होंने तारीफ की है, उनके शासनकाल की तो उन्होंने तारीफ की है, लेकिन अखिलेश यादव की भी तारीफ की है। ये बताया है उन्होंने कि कैसे उनके पिता मुलायम सिंह यादव का शासनकाल और कैसे अखिलेश यादव
के शासन में जमीन आसमान का फर्क रहा और बदलाव की बयार उत्तर प्रदेश में कितना पहले से चलनी शुरू हो गई। और खास करके ये पॉडकास्ट देखना आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि पुलिस वाले कितनी मेहनत से काम करते हैं और कितनी कठिन परिस्थितियों का सामना हमारे ऑफिसर्स को करना पड़ता है, वो बखूबी आप समझ पाएंगे। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद में बड़ा माफिया कौन था, ये भी आप समझ पाएंगे। तो चलिए अब देर नहीं करती हूँ, सीधा हम देते हैं बोर्डिंग पास, करते हैं स्वागत। पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं विक्रम सिंह सर। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एसकेटी पर। धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद। थैंक यू सो मच सर। क्योंकि हम नोएडा में बैठे हुए हैं, 2025 में हम बात कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश को आपने दशकों पहले देखा हुआ है क्योंकि आप सेवारत थे। मैंने दशकों पहले देखा हुआ है क्योंकि वहीं मैं पली बढ़ी हूँ, पैदा हुई हूँ। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि पहले का उत्तर प्रदेश और आज का उत्तर प्रदेश 2025 का जब हम चर्चा कर रहे हैं, दोनों में कितना फ़र्क है? उत्तर प्रदेश सदैव दिव्यतम प्रदेश रहा है भारत का, और हृदय प्रदेश हम इसीलिए कहते थे। कुछ समय पे, जैसे हम कहते हैं बहुत पहले की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड प्रोविंसेस था, उसके बाद उत्तर प्रदेश बना। उत्तर प्रदेश के कई रूप में देखा गया, और उत्तर प्रदेश को अगर छोड़ दें, केवल सिर्फ प्रयागराज पे आ जाएं और आपके मायके पर अगर हम आ जाएं, तो जितने पद्मश्री पद्म विभूषण बनारस की गली गली में मिलेंगे आपको, भारत रत्न मिलेंगे, उतने शायद कहीं और ढूंढना मुश्किल है। आ जाइए प्रयागराज के ऊपर, अगर आप साहित्यकारों की बात करें, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बात करें, तो आप ये देखिएगा महादेवी वर्मा, आप उपेंद्र नाथ अश्क, हरिवंश राय बच्चन, और मैं कितने नाम और गिनाना शुरू कर दूं। मालूम पड़ा कि हर जगह चप्पे चप्पे पर लगता है कि माँ सरस्वती का हस्ताक्षर है। उसके बाद वही जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेता है तो चमड़ी उधेड़ देता है। उसके बाद मालूम पड़ा गली गली में अतीक, मुख्तार, ये फलाने भाई, ये भाई, और राजू भटनागर, राजवीर रमाला, मदन भैया, डीपी यादव, वो भी एक दौर आया। उत्तर प्रदेश बड़ा सभ्य प्रदेश हमेशा से रहा है, बड़ा उदार प्रदेश रहा है, लेकिन कुछ भ्रष्ट राजनीतिक तंत्र ने एक तरीके से, जब एक बीच में आप आ जाइए 1980 में, मैंने जो आपको बातें बताई थी 1975 तक, आ जाइए 1985 पर। 1985 में ऐसा गठजोड़, अनहोली अलायंस बना कि ये जितने भी बाहुबली थे, जितने भी अपराधी, जिनके जूते की नोक पे रखना चाहिए था और इनको ऐसे बुझाना चाहिए था जैसे सिगरेट का बट बुझाया जाता है, पैर के नीचे रख के रौंद देना चाहिए था। और मैं एक कहानी भी आपको सुनाऊंगा उसको लेकर के। वो बाहुबली न हो गए, वो युवा हृदय सम्राट। और आज भी कुछ लोग को मन में ये गलतफहमी है, गरीबों के मसीहा, गरीबों के मसीहा। कितनों का खून पिया इन्होंने, कितनों को बेवा बनाया है, यतीम बनाया है, इसका कोई ख्याल आपको नहीं रहा, और आप कह रहे हैं कि ये है। मैं बताता हूँ, मैं एक महानगर में एसएसपी था और लखनऊ में शीर्षस्थ नेतृत्व ने मुझे बुलाया। जब मैं वहाँ पहुँचा वेटिंग रूम में, ये बात में भी आपको सन जानना ज़रूरी है, सन जानना ज़रूरी है, ये मैं आपको बात बता दूँ, वही मिड 80s का, ज़्यादा मैं खुलासा नहीं करूँगा। जब मैं पहुँचा तो मैं देखता हूँ कि एक आदमी, जैसे आपका वेटिंग रूम होता है, जो बड़ा ड्राइंग रूम होता है, वहाँ से निकल के भागा। तो मैंने यही कहा, अरे अरे आप क्यों भाग रहे हैं, तशरीफ़ रखिए, आप भी मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, जैसे मैं हूँ वैसे आप भी तशरीफ़ रखिए। ये वहाँ के थे जहाँ मैं नियुक्त था, हिस्ट्री शीटर, वहाँ के 18 केसेस का वांटेड अभियुक्त, और उन तमाम चीज़ों में वो मुलव्विस था जिसमें कि कम से कम आजीवन कारावास और फांसी की सज़ा थी। उसके बाद शीर्षस्थ नेतृत्व का आगमन होता है और वो फरमाते हैं, नमस्कार, और आपने तो नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं पुलिसिंग में, कानून व्यवस्था के अच्छे नियंत्रण में, और हमें गर्व है कि आप ऐसे अधिकारी हैं। मैं सब सुनता रहा क्योंकि मैं कह तो नहीं सकता था। मैंने डायरी कलम ले करके हम लोग जाते थे, किसी भी वरिष्ठ के यहाँ जाएँ तो डायरी कलम के बिना ऐसे नहीं हाथ हिलाते चले जाएँ जैसे कहते कि अब चाय आएगी या कॉफ़ी आएगी। तो डायरी खुली थी, कलम थी। जब मैंने सुन लिया, सर आपकी बड़ी कृपा है कि आपने इस योग्य समझा, और मेरे लिए तो यहाँ का आगमन ही अपने में एक तीर्थ यात्रा है, आदेश दें। उनके ये कुछ हमारे कार्यकर्ता हैं, युवा हैं, और इनको कुछ परेशानियां हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनकी पूरी सहायता करेंगे। बुलाऊं, तब तक वो भाग चुके थे। उनके सर मैं उनके दर्शन कर चुका हूं, इनका नाम ये है,
18 केस में वांछित हैं, इनका हिस्ट्री शीट नंबर ये है और आज भी ये एब्सकॉन्डिंग एक्यूज्ड हैं, पलायित अपराधी हैं। मेरा निवेदन ये है सर कि अब मेरा मार्गदर्शन करें कि क्या मैं इनको यहीं गिरफ्तार करा लूं या फिर प्रतीक्षा करूं कि जब ये परिसर से प्रस्थान करें तब। विक्रम सिंह जी, मुझे बड़ी आपसे अपेक्षाएं हैं, हम लोग राजनीतिक लोग हैं, हर चीज़ में कोई ऐसा वाइट एंड वाइट नहीं होता है, कुछ ग्रे एरियाज भी होते हैं। आप परिपक्व हैं, आप इसको समझें। इसका मैं खूब समझ गया हूँ सर, और अब मेरे लिए और कोई आदेश है उनका नहीं, बस ठीक है, मैंने प्रस्थान किया, अपने जनपद आए। वहाँ तो मैंने नहीं किया कुछ, वहाँ क्योंकि वहाँ अगर करता तो शायद एक सीन क्रिएट हो सकता था। पर ये तो सीधे सीधे एक तरह से आदेश था आपको सर कि उनको कुछ नहीं होना चाहिए, उनकी आपको मदद करनी है, ये आदेश ही तो था आपको। सरासर आदेश था, और ये चीज़ मेरे लिए भी, मैं एक बहुत असहज हो गया कि ये भी संभव है। जैसे आप बिल्कुल ऐसा लगता है कि किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए, मैं भी किंकर्तव्य विमूढ़ था, शायद आप ही की एज का रहा होऊंगा तब। तो मैंने तब तो कुछ नहीं कहा, मैं आ गया अपने जनपद में। 7-8-10 दिन और हमने कागजात तैयार किए, और उसके बाद जिसको कहते हैं कि एक ऐसा फौलादी उनके ऊपर आक्रमण हुआ कि उनको गिरफ्तार करके भेज दिया जेल। उनका आपसे तो उम्मीद की जाती थी विक्रम सिंह जी कि आप कुछ इसको एक काउंसलिंग करके, परामर्श दे करके एक ठीक रास्ते पे ले आएंगे। कि सर ये काम मेरा नहीं है, ये सामाजिक कार्यकर्ताओं का है, आप लोगों का है। मेरा काम केवल कानून से, वहाँ स्वविवेक का इस्तेमाल नहीं होता है, डिस्क्रिशन का इस्तेमाल नहीं होता है। आईपीसी सीआरपीसी जो तब तक के लॉस थे, उसमें ये बिल्कुल क्लियर है कि आपका कोई डिस्क्रिशन नहीं है। अगर इसमें है तो अरेस्ट होना है, इसमें नहीं है तो बेल होनी है, इसमें नहीं तो जेल जाना है। इसमें हमारे हाथ में कोई विवेक नहीं है। पर आपके ऊपर कार्रवाई हुई उसके बाद? हाँ, नहीं, कार्रवाई नहीं, मेरे पे कोई कार्रवाई। हाँ, ये जरूर था, मेरा तबादला कर दिया गया। तो तबादले के लिए आईपीएस अफसर को या किसी भी अधिकारी को तबादले से भयाक्रांत क्यों होना चाहिए? जिसको कहते हैं नहीं साहब तबादला हो जाता है, मेरे 18 तबादले हुए, 50 तबादले हुए, तबादला हो तो आपको टीए अलाउंस तो मिला होगा ना, टीए अलाउंस तो मिला होगा ना, आपके सामान ले जाने का आपको अलाउंस सरकार तो देती ही है, तो जाइए वहाँ पे। या आप जो हैं एडिक्टेड हैं एसएसपी बंगलों से 10 एकड़ के, 20 कार्स के, 50 सुरक्षा कर्मियों के, या आप इसके अभ्यस्त हो चुके हैं ना। आपका केवल एक ही एकाधिकार है जो राष्ट्रपति के यहाँ से 1 तारीख को पे चेक आता है, इसके अलावा आपका कोई अधिकार नहीं है। पोस्ट न अच्छी होती न बड़ी होती है, लेकिन बहुत जल्द आपका तबादला, कहाँ यंगेस्ट एसएसपी ऑफ इंडिया, और कहाँ मालूम पड़ा कि आपने तो 1.25 साल भी पूरे नहीं किए यहाँ। अब तो क्या 1.25 साल भी मालूम पड़ता है, क्रिकेट की डबल सेंचुरी, तब 1.25 साल थोड़ा ठीक ठाक था, लेकिन अच्छा नहीं था। पर सर तबादला वैसे हो तो ठीक है, पर सजा के तौर पर हो, आपको तो सजा दी गई ना एक तरह से। ये आप समझ रहे हैं ना, मैं उसको अलंकरण मानता हूँ और मैं ऐसी सजा का स्वागत करता हूँ, और ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है इस तरीके का अलंकरण होता। हाँ, अगर मैं सुविधा भोगी होता तो मैं रुक जाता, मैं थोड़ा और अपनी भी व्यवस्था कर लेता, उनकी भी व्यवस्था करता, क्योंकि देयर इज़ नथिंग लाइक पब्लिक सर्विस, देयर इज़ सेल्फ सर्विस एंड पब्लिक सर्विस। आप समझ रही होंगी, सेल्फ सर्विस भी होती, पब्लिक सर्विस भी होती, दोनों हाथ में लड्डू और सर कढ़ाई में। तो ये कुछ लोग होंगे वो करेंगे, मैं नहीं करूँगा। और मुझे लगता है आपकी इस बात के साथ मेरे सारे व्यूवर्स भी होंगे। आज के जो नए पुलिस वाले आपको सुन रहे हैं या जो पुलिस में भर्ती होने जा रहे हैं, उनके लिए भी एक नसीहत की तरह है जो अभी बात आपने बोली है सर। मैं आपको इंटरप्ट करूँगा। हाँ हाँ प्लीज़ सर। अभी एक सिपाही एसटीएफ का, आपने उसकी कोठी देखी होगी लखनऊ के सबसे पॉश इलाके में, और उसकी लागत बताई जाती है 7 करोड़ रुपए। एसटीएफ से बर्खास्त शुदा सिपाही। उसी लखनऊ में मेरा भी एक मकान है, बड़े ठाठ से रहता हूँ, बड़े ठसक से रहता हूँ, लेकिन 200 गज का है और आवास विकास का 3 बेडरूम का मकान है अलॉटेड, वो भी मेरे पिताजी का दिया हुआ। वो भी मेरे पिताजी का दिया हुआ कि तुम जिस तरीके का तुम्हारा मन मस्तिष्क है, तुम कहीं तुम्हारा ठौर ठिकाना नहीं रहेगा, तो मैं लखनऊ तुम्हारी पोस्टिंग रहेगी। लखनऊ के सबसे बड़ा दंड है कि तुम्हें आवास नहीं मिलेगा, तो तुम्हें आवास दे रहा हूँ। कुछ तुम्हारे एफडी करा देता हूँ जिससे कि तुम्हारी कोई मोहताजी ना हो, तुम्हारी श्रीमती जी यानी मेरी पत्नी का नाम लेके, कि उसको कोई असुविधा ना हो कि टेम्पो करके जाना पड़े सब्जी और घर का सामान लेने में। ये हर आईपीएस अफसर और हर सरकारी अफसर आता है, उसके सामने ये चयन है कि क्या वो बर्खास्त शुदा एसटीएफ कांस्टेबल बनना चाहता है, अपार वैभव एसयूवीस, या फिर पीके मिश्रा मेरे चीफ सेक्रेटरी थे, बड़े इज्जतदार मेरी तरह, या मेरी तरह 3 बेडरूम के मकान में
रहना चाहता रिटायरमेंट के बाद, लेकिन इज्जत के साथ कहीं भी कोई राजनेता, गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री मिलता है, विक्रम सिंह जी हमें गर्व है आपके ऊपर, आप ऐसे अफसरों की ज़रूरत है। या फिर एसटीएफ के कांस्टेबल की तरह मकान बनाइए, जेल जाइए, और जेल जाने के बाद आपकी संतान आपसे यही कहेगी कि हमें शर्म आती है कि आप मेरे बाप हैं। रही बात इसकी, पीके मिश्रा आईएएस चीफ सेक्रेटरी, उनको भी रिटायरमेंट के 36 साल की ईमानदारी के बाद उनको भी मिला 77 लाख रुपए, और मुझको भी मिला करीब 80 लाख रुपए। बहुत बड़ी रकम थी आज से 15 साल पहले। उनका विक्रम तुमने तो बहुत बचा लिया, तुमने कभी लोन नहीं लिया? मैंने कभी लोन वगैरह नहीं लिया, इसीलिए कि रिटायरमेंट के बाद इसके सूद से और पेंशन से हमारा गुजारा अच्छा हो जाए। 4 शौर्य पदक मिले तो मेरी पेंशन इनकम टैक्स फ्री है, उसका भी लाभ तो ठीक ठाक है। मेरी कोई बैड हैबिट्स नहीं है, कोई शौकीनी नहीं है। लेकिन तभी एक आपको याद होगा अब्दुल करीम तेलगी जो था माफिया, और जिसने गवर्नमेंट प्रेस से नकली नोट, तो तरन्नुम एक बार गर्ल थी, उसका नाच देखा, उसको नाच बड़ा पसंद आया, तो एक ही रात में उसके ऊपर सदका उतारा तेलगी ने 85 लाख रुपए। तो ये बात हुई कि तुम्हारी तो ज़िंदगी बेकार हो गई विक्रम सिंह और पीके मिश्रा। तुम 36 साल 3 बार गोली खाने के बाद तुम्हें मिले 75-70 लाख, यहाँ तरन्नुम ने कुछ घंटों में पैदा कर लिए। ये विकल्प हर अफसर के पास है कि उसको पीके मिश्रा बनना है, इज्जतदार बनना है, तरन्नुम बनना है। तो तरन्नुम बनने के भी 99 रास्ते खुले हैं, और एक पतली सी अंधेरी पगडंडी है इसकी, क्योंकि 36 साल बाद परमात्मा हिसाब कर देगा बड़े कायदे से। ठीक बात है, और इसीलिए आपको लोग सलाम करते हैं सर, आपकी लोग इज्जत करते हैं। हम जैसे जब आपका पॉडकास्ट करते हैं तो हमें बहुत सारा मोटिवेशन आपसे मिलता है। तो ये सीधा फ़र्क मुझे लगता है हर किसी को दिखाई भी देता है, समझते भी हैं हम लोग। क्योंकि आपने शुरुआत तो पूरी बताई, मैंने जो आपसे पूरा सवाल पूछा था वो ये कि तब के उत्तर प्रदेश और अब में फ़र्क क्या है। मैं समझना ये चाहती हूँ कि तब अगर आपको किसी बड़े शख्स ने बुला करके ये बोला कि इनकी माफिया की, गैंगस्टर का थोड़ा देख लेना, इनको समझा बुझा देना, क्या ये आज भी होता होगा? क्योंकि जमीन आसमान का। शालिनी, आपके प्रश्न को मैं खूब अच्छी तरह समझ गया। तब ये गरीबों के मसीहा, तब ये जो थे हमारे माननीय प्रतिनिधि, हमारे पार्टी के बहुत प्रतिष्ठित कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि थे, और किसी की हिम्मत नहीं थी जाके उनके दरवाजे पे दस्तक दे दे, किसी की हिम्मत नहीं थी। और जो गया, ये मान के चलिए उसके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, अगर आप गए आरती का थाल लेकर के त्वमेव माता च पिता, तो कोई बात ही नहीं, आपकी जेबें भी गर्म होंगी और आपका इस्तेकबाल भी होगा। लेकिन अगर आप दूसरी भावना से गए, तो जैसे अतीक ने किया कि एक कांस्टेबल शायद सम्मन लेके गया था, तो उसको जैसे ब्लेड से, कभी मटन शॉप पे अगर आपने देखा होगा जैसे बकरा टंगा रहता है और पानी रिस्क रिस्क के गिरता रहता है कारकेस से, वही हाल उसका किया। अस्तुरे से खुरच करके उसकी खाल उतार करके लोथड़ा फेंक दिया चौराहे पे, और फ़ोन कर दिया कंट्रोल रूम की इसकी लाश पड़ी हुई है, उठा ले जाओ। एक वो दिन था। आज का दिन जो आपने कहा है, ये 3 शब्द मैंने न पहले सुने, और ये संगीत है समस्त उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, समस्त भारत की जनता के लिए, और एक नज़ीर है, मिट्टी में मिला दूंगा, जो सदन में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा। और मैं जब आपसे कह रहा हूँ तो आपके जो ट्रोलर्स हैं वो कहेंगे तू बीजेपी का चमचा है, आपके लिए भी। और आप कहो, मैं तो चाहता हूँ और पानी पी पी के गाली दो। और जब कभी भीड़ वगैरह में जाता था, लोग कहते थे कि तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, और तुम्हारे के अंदर कितनी बंदूक में कितनी गोली है, तुम चला के दिखाओ। और कमीज़ दिखाने के लिए नेता तो फिर जब भीड़ देख लेता है तो उसका भाव भंगिमा अलग हो जाती है, कमीज़ फाड़ करके देखो चलाओ कितनी गोली है। तो हम लोग कहते थे मान्यवर नेताजी, कमीज़ वगैरह न फाड़ो, ये 303 की सॉलिड बुलेट है, ये तुम्हारी बनियाइन चड्डी छेदती चली जाएगी, 10 लोगों को छेद के चली जाएगी। अपना कल्याण चाहते चुपचाप चले जाओ, वरना हो जाएगी तुम्हारी दुर्गत। तो यहाँ पर भी जो आप लोग जो ट्रोलर्स हैं, मैं स्वागत करता हूँ, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी चबाए। तो आप क्या चाहते हैं, हम आपके चमचे बन जाए? आप क्या चाहते हैं हम आपके चमचे बने? चमचा न बीजेपी का हूँ, चमचा न किसी और का हूँ। मैं सच्चाई का, जनहित में, जो वास्तविक में जनहित की चीज़ है, मैं उस चीज़ का पक्षधर हूँ। और उसके लिए अगर आपकी मिर्ची लग रही है, क्योंकि इन लोगों ने पता नहीं कितने पालतू जानवर पाल रखे, उस जानवर का नाम मैं नहीं लूँगा, पाल रखे हैं जो कि हुआ करके आपको डिमोरलाइज करते हैं। तो उनकी डिमोरलाइजेशन से आपको, हमें डिमोरलाइज थोड़ी होना है। 3 शब्द मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में मिल भी गए। शायद महाराज की वाणी में सरस्वती विराजमान थी, मिट्टी में मिल भी गए। और जो नहीं है वो वेटिंग लिस्ट में, उनको भी मालूम है कि उनका भविष्य बड़ा अंधकारमय है।
उनका भविष्य निहायत। तो ये फर्क आ गया पहले के उत्तर प्रदेश में और आज के। पहले सार्वजनिक मंच पे जाके मुख्यमंत्री अगर अतीक के कुत्ते से हाथ मिला रहा है, आप नेट पे जाइए, वो फोटो आज भी एक बदनुमा धब्बा है यूपी की पॉलिटिक्स के ऊपर। बिल्कुल। आज लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। क्या समझ रखा है आपने? किसी को अभयदान मिला है, किसी को अभयदान मिला है तेज़ाब फेंकने का, फिक्रे कसने का, बलात्कार करने का, ये अधिकार तो किसी को नहीं है। तो आपने कानून के विपरीत एक इमोरल और इलीगल छूट देने का साहस कैसे किया? ठीक बात। और आज ये है कि अगर यहाँ पर आपने बच्ची को छेड़ा, अगले चौराहे पे यमदूत प्रतीक्षा कर रहा है। लखनऊ में हमने वो तस्वीर भी देखी कि कैसे लड़का और लड़की स्कूटी पे जा रहे हैं, लड़की पीछे बैठी है, उसको छेड़ा गया, सीसीटीवी से फुटेज निकाल करके। वो जितने वहाँ पे लड़के मौजूद थे उन सबको पकड़ा गया है सीसीटीवी की मदद से। और पहले ये तस्वीर उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई देती थी। ईव टीजिंग तो सर, क्योंकि मैं खुद बनारस की रहने वाली हूँ, मैंने अपने बचपन में वो चीज़ें देखी और उसके ऊपर कभी कोई एक्शन नहीं हुआ है ईव टीजिंग के ऊपर। न सिर्फ मैं, हम जितना भी सर्कल लड़कियों का था, हम सब ने उसे बर्दाश्त किया है। पर आज मैं जाती हूँ तो 12 बजे रात में भी स्कूटी पर लड़कियाँ BHU जा रही हैं, कॉफ़ी पी रही हैं। तो ये तब्दीली यूपी की हर लड़की ने महसूस की है, कम से कम जो 80-90 के दशक की लड़कियां हैं, मैं वो कह सकती हूँ। और जैसे आपने कहा कि ट्रोलर्स का स्वागत है, तो फिर उसी राह पर आगे बढ़ते हुए फिर मैं भी कहती हूँ कि ट्रोलर्स का स्वागत है। और आप एग्जॉस्ट कीजिए अपने को। अरे कुत्तों के भौंकने से कहीं हाथी की चाल में फर्क आता है। डॉग्स बार्क, एलिफेंट्स वॉक। मैं भी देखता हूँ कितना भौंकते हो तुम। ठीक बात। लेकिन हम एक चीज उस समय ये जरूर सुनते थे सर कि क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो हर 5 साल में सरकार बदल जाती थी, तो ये खबरें रहती थी हमेशा कि मायावती की जब सरकार आती है तो लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो जाता है। मायावती की सरकार जाते ही एक खास तबके के लोगों को छूट मिल जाती है, एक खास वर्ग के लोगों को छूट मिल जाती है। क्या वो होता था वाकई? बिल्कुल होता था। ये एक कटु सत्य है, ये ऐसा होता था। मैं तो मायावती जी के कार्यकाल में ADG लॉ एंड ऑर्डर भी था, DGP भी था। और मैं ये कह सकता हूँ, लोगों के अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि उल्लू सीधा करने के लिए कोई कुछ भी कहे, लेकिन मेरी चीफ मिनिस्टर के रूप में मुझे फ्री हैंड था। आप जिसको चाहे बंद करें, जिसको चाहे आप NSA लगाएं और जिसको चाहे आप गैंगस्टर लगाएं, जिसको चाहे प्रॉपर्टी कुर्क करें। एक बार भी, आप तो बेटी की तरह मेरी, एक बार भी जो उन्होंने इंटरफियर किया यहाँ गलत कर दिया। बट टू द कॉन्ट्ररी, अगर उनके पार्टी कार्यकर्ता या मिनिस्टर ने कभी फ़ोन किया तो एक ही बात मुझे कहनी, एक तो कोई करता नहीं था, मुझे एक ही कहना था, आपने मंत्री जी जो बात कही है ये मेरे स्तर की नहीं है, मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाके उनसे अनुमोदन लेना पड़ेगा। भाई साहब इतनी कृपा कीजिए, एक बात सुन लीजिए, न मैंने आपसे कुछ कहा न आपने कुछ सुना, कृपा करके इस बात को बिल्कुल यहीं पे दफन कर दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे दहशत ज़दा उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स रहते थे कि अगर उन्हें मालूम पड़ गया कि किसी मुलजिम को छुड़ाने की बात, मैं कहूँगा मैं मुख्यमंत्री जी से परामर्श लेकर के इस पर कार्रवाई करूँगा। बिल्कुल मत कीजिएगा, ये बस बात खत्म कर दीजिए। ना मैंने आपसे कुछ निवेदन किया ना आपने कुछ सुना, इतनी कृपा कीजिए। और मैं आ रहा हूँ चाय पीने आपके दफ्तर में। मिनिस्टर कहते थे ADG LO के और DGP के क्या की बात है, आप कष्ट न कीजिए, चाय कभी पी लीजिएगा, लेकिन मैं समझ गया अब इस चीज़ में जो कार्रवाई होगी इसको यहीं पर रहने दें। सबके हक में, जनहित में यही उचित है। अब अगर वो मायावती का जो शासन था, लॉ एंड ऑर्डर था, उसको अगर मैं योगी आदित्यनाथ के शासनकाल से कंपेयर करके आपसे समझना चाहूँ, क्योंकि अब तो बुलडोजर एक्शन भी दिखाई दे रहा है, उस बुलडोजर एक्शन की कॉपी अलग अलग स्टेट अब तो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये तुलना अगर मैं आपसे चाहूँ मायावती के शासनकाल और योगी आदित्यनाथ के शासनकाल की लॉ एंड ऑर्डर को लेके, तो वो क्या होगी? सबसे पहली चीज़ ये है कि तब अकेला चना भाड़ फोड़ता था, कम लोग ऐसे थे। बुलडोज़र पहली बार यूपी में अतीक के घर पे और अशरफ के घर पे मैंने चलवाया था। जब मैं DGP हुआ था, उसने मदरसे पे कब्ज़ा करने की नीयत से वहाँ की बच्चियों का गैंग रेप किया, कब्ज़ा किया। तो सबसे पहले मैंने कहा आज ये तय हो जाए कि मैं DGP रहूँ या ना रहूँ। आज ऐसी ऐतिहासिक कार्रवाई होनी है कि सबसे पहले इनके कब्ज़े को बुलडोज़र चलवाइए, फिर रासुका लगवाइए अशरफ पे, फिर NSA रासुका के साथ साथ गैंगस्टर एक्ट लगवाइए और बाकी समस्त धाराओं के साथ साथ 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, जिससे कि इनको अगर ये जेल हो तो मालूम पड़े कि अब इनका अंतिम संस्कार जो है नमाज जनाजा जेल की सलाह के पीछे हो, इफ़ नॉट डेथ पेनल्टी। डेथ पेनल्टी तो नहीं थी, मुझे अच्छी लगी कि नमाज जनाजा आपका सलाह के पीछे होगा। लेकिन इत्तेफाक से मुझे पूरा सपोर्ट मिला, मुख्यमंत्री जी का भी सपोर्ट मिला और वो फिर एक प्रैक्टिस बन गई।
उसके बाद ये प्रक्रिया ख़त्म हो गई, क्योंकि हम लोग जो होते हैं मारने कूटने की जो बात होती है, ज़रा तंदुरुस्ती हज़ार नियामत, पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। हमारी शोहरत आम अगर ये है कि ये आधा कसाई है आधा इंसान है, तो वो एक तरीके से सुनने में तो बड़ा अनुचित लगता है, लेकिन वास्तविकता यही है कि हर अपराधी अपनी मुझे कसाई समझे, हर अपराधी मुझे कसाई समझे, और हर कानून को मानने वाला मुझे उदास सरल सहृदय इंसान माने। जिस दिन माफिया और बाहुबली मुझे समझ लगे कि साहब बहुत ही नेक दिल, अहिंसक और गांधीवादी व्यक्ति हैं, उस दिन समझ लीजिए कि मैं कर्तव्य के प्रति उदासीन हो गया, मुझे अपना काम आता नहीं है। जिस दिन माफिया कामपोस खा करके सोए मेरे नाम को ले करके, और जिस दिन ये लिख दे माफिया, जो कि सही है, गूगल पे जाइए, कि अगर मेरी मौत होती है उसकी पूरी जिम्मेदारी विक्रम सिंह की मानी जाए, तो आप समझ लीजिए कि आपका काम, आपकी गाड़ी ठीक दिशा में जा रही है, ठीक दिशा में जा रही है। क्योंकि मैं यहाँ किसी लोकप्रियता के या पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट पे नहीं बैठा हूँ। ये अतीक ने कहा था आपके लिए? मुख्तार ने कहा था, हाँ, और इसने भी कहा था, एक दो लोगों ने और भी कहा था कि जेल में सांप निकलवा के डसवा देंगे मुझे। तो मैं वाकई में ईमानदारी से कहता हूँ, मैं सारी एनर्जीज लगाता हूँ। मुझे न पिक्चर का शौक़, न फैशन का शौक़, न नाच गाने का शौक़, न खाने पीने का शौक़। मेरा एक ही शौक़ है कि बदमाश का अंत कैसे कर दूँ, ये मेरा पैशन है। मैं सारी ज़िंदगी सारा अपना सोते जगते मुझे ये है, इसकी महबूबा कौन है, इसके कमज़ोरियाँ क्या हैं, ये कहाँ ट्रैप हो सकता है, कहाँ एम्बुश हो सकता है। इसीलिए मेरा सक्सेस रेट लगभग 100% है। ठीक बात। क्योंकि मैंने नौकरी की जगह तपस्या की है, और जिससे को मैंने मिल गया, फिर उसके बाद मैंने कहा तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। और जब वो जेल चला गया तो उसने अपने बहुत खुशकिस्मत सत्यनारायण की कथा कराई और ये कहा कि मैं जेल में आ गया हूँ, लेकिन यहाँ भी विक्रम सिंह कहते हैं सांप निकलना आते हैं और तुम बचोगे नहीं, जेल में सांप भी डस सकता है। तो अब वो तो वक्त की बात थी, लेकिन ये ज़रूर था कि आपको अगर कमर कस ली है आपने, आपका एक काम है, और लोकप्रियता लूटना आपका काम नहीं। मैंने यही कहा, लोग अब मास स्केल पे होता है, लेकिन हम लोग फिर चढ़ जाते। हालांकि लोग कहते हैं मानवाधिकार, आपको किसने अधिकार दिया है? अब बच्ची को कोई छेड़ रहा है तो कानून का एक जुमला है, हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा करके गिरफ्तार किया। 5 शब्द हैं, हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट। ये मुनासिब जो लफ्ज़ है ये बड़ा खूबसूरत शब्द है। मुनासिब ये हो सकता है कि मैंने आपको ऐसे स्पर्श कर दिया, ये भी मुनासिब है। मुनासिब ये है कि फिर हमने महिला पुलिस बुला करके थोड़ी आपकी खातिर कर ली। मुनासिब ये भी है कि जैसे गली में पकड़ करके मार के ज़मीन पे बिछा करके हड्डी पसली एक की दी, उसकी हड्डी टूटने की चरमराहट उसके माँ बाप तक पहुँच जाए। अब वो तो हालात जैसे होते हैं, जैसे होते हैं देवता, वैसा होती है पूजा। अब उसके बाद दूसरा है कि साहब हमारे ऊपर कातिलाना हमला किया और हमने भी अपनी और दूसरों की आत्मरक्षा में जवाबी फायर किया और वो मारा गया, तो हम तुरंत अस्पताल ले गए, वहाँ पे ब्रॉड डेड मृत लाया गया। ये भी संभव है। अब जैसे मान लीजिए कि किसी बच्ची ने कहा कि मेरे साथ छेड़खानी होती, जब मैं जाती हूँ स्कूटी पे, पीछे से 4 लड़के स्कूटी पे आते हैं, तो एसओ को फ़ोन किया। ये चीज़ें मैं खुद देखता था, एक लतीफ़ा आपको इसीलिए मैं सुना रहा हूँ। तो मैंने फ़ोन किया, भाई दरोगा जी आपके इलाके में ये हो रहा है, ये आपको मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है, मुझे सख्त एलर्जी है इस क्राइम से, बराए करम आप इसको देख लीजिए। मैंने कहा बिल्कुल सरकार, हो जाएगा, हमारे ना तो कहा नहीं जाता है। तो दरोगा जी ने कहा कि मैंने फ़ोन किया, मेरी एक आदत थी कि मैं फॉलोअप करता था। दरोगा जी ये काम हो गया? कि जी सरकार हो गया। मैंने बुला करके उसको बहुत ज़्यादा उसको टाइट कर दिया। हमने कहा चलो अच्छी बात है। फिर मैंने बच्ची को फ़ोन किया, बेटा 2 दिन बाद, कि सर कुछ भी नहीं हुआ। हमने कहा अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो अपने पापा के साथ या मम्मी के साथ तुम एक बार, या पापा तुम ना भी आओ, पापा मम्मी आ जाएं या कोई पापा आ जाए तुम्हारे, दरोगा जी आप भी आ जाइएगा। और दरोगा जी वो मैं चाहता हूँ मुलजिम साथ लेकर के आप आए। ये कौन से सन की बात है? इतनी हिम्मत लड़की में। हाँ, मैं तो जानना चाहती हूँ कि 1990। ओके, मेरी लड़कियों को तो हिम्मत देगी अगर आपके अंदर, शालिनी आप एक बच्ची हैं, आपके अंदर अगर ये वाइब आ रहा है कि आपके सामने जो बैठा है वो आपके पिता की तरह है और वो आपके साथ हिंसा नहीं करेगा, तो आप दिल खोल के बात करेंगे। बिल्कुल। और अगर आपकी मेरी आंखों में कोई बेहयाई है तो ये मान के चलिए कोई बच्ची, क्या घर की बच्चियां भी आपके पास नहीं आएंगी। ठीक बात। तो बच्ची अपने तो नहीं आई, लेकिन उसके पापा आए, दरोगा जी मुलजिम का, अच्छा खासा इठलाते बल खाते हुए, कान तक जुल्फें, एक
कान में बुंदा, आंख में सुरमा, काली टी शर्ट 3 बटन खुले हुए, चुस्त जीन्स। देखा ये मुलजिम है या कोई फिल्मी एक्स्ट्रा है? हुजूर ये वही लड़का है, इसकी मैंने बड़ी खातिर की है। तो बड़ी खातिर करने के बाद तो ये इसका अंजाम है। जरा मैं चाहूँगा नमूना दिखाइए आपने क्या किया था। तो होली में जैसे साली जीजा को चंटी मारती है, यूँ हल्के सी, तो उनका 1-2 चंटी दरोगा जी ने उसको मारी। तो मैं अपनी सीट से उठा, जो मैं कह रहा हूँ वो इलीगल भी है, इमोरल भी है, और मेरा एडवाइस है कोई करने की कोशिश भी ना करे। लेकिन मैं आपे से बाहर हो गया और मैंने वो काम किया, क्योंकि मैं बिल्कुल तन बदन में मेरे आग लग चुकी थी। तो लड़की छेड़ी जा रही है, अपने बॉस के कहने के बावजूद तुम उसको चंटी मार रहे हो। अब मैं बताता हूँ कैसे खातिर की जाती है। तुम टेनिस खेलती हो, टेनिस में होता है बैकहैंड, हाथ पीछे जाता है हिप की तरह, और पूरी बॉडी की ताकत के साथ, यही नहीं कि पूरी बॉडी की ताकत के साथ फॉलो थ्रू जाता है, ऐसे समझ रही हो। 1 या 2 बार जब आपने घुमा करके मैंने दरोगा जी को मारा एक कस के, तो दरोगा जी का एक दांत बाहर आ गया, मुंह से खून निकलने लगा। तो दरोगा जी थप्पड़ मारना इसको कहते हैं, दिस इज व्हाट इज नोन। और आप में लगता है कि वो किलर इंस्टिंक्ट आपका मर चुका है। क्या मैं उम्मीद करूं कि कुछ सेवा आप कर देंगे? अब उसके बाद तो दरोगा जी में 4 यमराज का ताकत आई, और उन्होंने जो चढ़ना शुरू किया, तो मैं तो खैर 1-2 वॉशरूम चला गया। हमने कहा पहले थोड़ा हो जाने दो। वॉशरूम से जब लौट के आया तो उनकी जो कपड़े फटे हुए, तो ठीक है मैं कोई एक्शन नहीं लूँगा, आपने जो कर दिया वो कर दिया, लेकिन आइंदा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने अधिकारी की आंख और चेहरा पढ़ करके करिए जो आपसे कहा जाता है। मैं आपसे कोई तोहफा नहीं चाहता हूँ, मैं आपसे किसी तरह की कोई सेवा, लेकिन अगर आपके इलाके में बच्चियाँ असुरक्षित हैं, ये मान के चलिए आप रह नहीं पाएंगे वहाँ पे। मैं आपकी सर्विस को, करियर को, दोनों को मिटा दूंगा। एक सवाल जो मेरे मन में जब आप पिछला जवाब दे रहे थे उससे आया कि पहला बुलडोज़र आपके कहने पर अतीक के अड्डे पर चला और वो मायावती सरकार का समय था। अब समझना मैं ये चाहती हूँ कि बुलडोज़र अगर मायावती के समय से चल रहा था तो योगी आदित्यनाथ को बाबा बुलडोज़र क्यों कहा गया? वो बाबा बुलडोज़र कैसे बन गए? वो इसलिए बन गए क्योंकि वो सेलेक्टिव था, बहुत सेलेक्टिव था। आप एक यूनिवर्सल हो गया, जो 4 प्रसाद होते थे सत्यनारायण कथा में, तो वैसे जो आवाहन गणेश जी का होता है, अब कहीं भी बाहुबली मिल जाए, छेड़खानी मिल जाए, अतिक्रमण मिल जाए, तो बुलडोज़र एक बहुत कारगर एक इंस्ट्रूमेंट बन गया है। आपने एक प्रयोग शुरू किया, प्रयोग का टेस्ट रन होता है, पहले ड्राई रन, फिर टेस्ट रन, और टेस्ट रन के बाद उसको कहते हैं कि हाँ अब ये सेटिस्फैक्ट्री है, अब इसका इस्तेमाल। कालांतर में किसी भी विचार की, कोई भी आइडिया, कोई भी चीज़ सबसे पावरफुल होती है जिसका समय आ गया। आज बुलडोज़र को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि बड़ा कारगर है। आपने देखा वही जो आपको ट्रोल करते हैं, बुलडोज़र बड़ा अन्याय हो रहा है, बुलडोज़र बड़ा अन्याय हो रहा है, वही भौंकने का काम, वही चीखने चिल्लाने का काम, वही हुआ। आप हर कोर्ट में गए और एक कोस को छोड़ के हर जगह आप निराश होकर के आए। बुलडोज़र चलता है लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव और संबंधित विभागों के अनुमोदन पर, पुलिस नहीं चलवाती है। अगर जंगलात विभाग की ज़मीन पर अतिक्रमण है, रेलवे की ज़मीन पे है, या किसी भी विभाग के, तो वो पहले नोटिस दे करके फिर बुल चलाती है। लेकिन जो हमारे यहाँ एक रूमर मंगरिंग होती है कि साहब नोटिस नहीं दी, हमको मौका नहीं दिया गया, हमारे साथ आईन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, आईन के ऊपर पूरी कार्रवाई हो रही है। आँख के अंधे नाम नैनसुख, जरा देखोगे नोटिस 4 बार चिपका चुके तुम्हारे दरवाजे पे। अब तो पढ़ो ना या फाड़ के फेंक दो, तो हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। लेकिन जो होशियार अधिकारी होते हैं वो चारों चीज़ें करते हैं, ईमेल, व्हाट्सएप, चस्पा और हर तरीके से, और फिर डुगडुगू भी पिटवा देते हैं, उसका वीडियो बनवा करके सोशल मीडिया में डाल देते हैं। तो वो भी जो है तर्क खत्म हो गया कि हमें तो सूचित ही नहीं किया। आपका लिफाफा आया था, लेकिन जब हमने फाड़ के उसको खोला तो उसमें कुछ था ही नहीं। तमाम उसके जो तर्क लोग देने के तैयार हो जाते हैं। मैं एक चीज़ और आपसे यहाँ समझना चाहती हूँ, क्योंकि आपने कहा आईन लेकर के लोग पहुँच जाते हैं, या इन्हीं ट्रोलर्स का आपने जिक्र किया। अतीक का बेटा असद जब मारा गया था, उस समय भी एक ख़ास वर्ग ने कहा था कि असद को इनकाउंटर जो हुआ है वो झूठी बात बताई जा रही है।
टायर के निशान नहीं है वहां पे, बाइक उस ढंग से नहीं पलटी हाँ, जैसे बिल्कुल, पलटी बिल्कुल। जानी चाहिए थी। चप्पल में क्यों गए थे पुलिस वाले? हाँ, बिल्कुल। चप्पल में क्यों गए थे? सबसे पहले तो ये थे, पहले तो मैं पूछूंगा कि तुम्हें असद से बड़ी हमदर्दी है तो क्यों है हमदर्दी, नंबर एक। दूसरी चीज़ ये थी, इसको मैं थोड़ा और पहले ले जाता हूँ, जब मैं डीजीपी था, जब ये कार्रवाई बुलडोज़र की और इनके अशरफ के ऊपर हुई, हाँ। तो शाइस्ता परवीन जो इनकी बेगम थी अतीक की, तो उन्होंने टाइम लिया मिलने के लिए। तुमने कहा बिल्कुल ठीक है। वो अपने बेटे को लेके आए थे। इसी असद को लेकर के आए थे। तब बड़ा मासूम, बड़ा प्यारा बच्चा था, इतना बड़ा। तो वो जब बातचीत करनी थी तो हमने कहा ठीक है, तुम बेटा कुछ ऐसी बात है, तुम जरा दूर बैठ जाओ, डीजी ऑफिस बहुत बड़ा होता है, तो वहाँ पीछे बैठो, तुम्हारे घर से चॉकलेट और कुछ बच्चों की कॉमिक्स वगैरह में तुम इसको पढ़ो। तो शाइस्ता ने कहा कि आप मेरे भाई की तरह हैं, मैं एक गुजारिश करना चाहती हूँ, मैं बेवा नहीं बनना चाहती हूँ। मैं भी नहीं चाहूँगा आप या कोई और बेवा बने, लेकिन आपके बारे में इसका फैसला आपके शौहर को लेना होगा। मेरे लाख चाहने के बावजूद अगर उसने खिदमत का मौका दिया तो मान के चलिए बेटे, मैं मायूस नहीं करता हूँ। वक्त से पहले और उम्मीद से ज़्यादा तबर्रुक मैं दूंगा ज़रूर। तबर्रुक कहते हैं प्रसाद को। वक्त से पहले और उम्मीद से ज़्यादा। अब आप अपने शौहर को समझा दीजिए कि मुझे खिदमत का मौका ना दें। असद की तालीम और तरबियत पे गौर फरमाएं, और बड़ा प्यारा बच्चा है, आगे चल करके आपका नाम रोशन कर सकता है। लेकिन ये तो नाम रोशन किया। अब इनकाउंटर पे बात आ दें। हाँ। मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितने इनकाउंटर मैंने किए हैं आपको ढूंढना मुश्किल होगा कि इससे ज़्यादा इनकाउंटर किसी ने किए हैं। ठीक बात सर। हाँ। और लोग ये पूछते हैं कि साहब आप चप्पल पहन के तो मैंने भी किया। अब अगर मेरे पास मैं खाना खा रहा हूँ बच्चों के साथ, मान लीजिए यही मौसम, बच्चे घर आए हुए हैं और खबर आई कि साहब बदमाशों ने थाने पर हमला कर दिया, तो मेरे पास दो रास्ते हैं। मैं जैसे बैठा हूँ वैसे ही अपनी, क्योंकि हमारी कार में हमेशा 500 राउंड और 2 हथियार हमेशा तैयार रहते थे, और एक गाड़ी में QRT तैयार रहती थी, 6-7 कमांडोज हमेशा। इसीलिए जब ऐसी इत्तला है। दूसरा तरीका ये है कि अब मैं जा कर के पहले स्नान ढीला करूँ 15 मिनट, उसके बाद ठीक से कपड़ा पहनूँ, उसके बाद शीशे के सामने जाके लेफ़्ट प्रोफाइल देखूं, बाया प्रोफाइल देखूं, कलोन लगा लूं कि मैं एनकाउंटर में जा रहा हूं या मैं जा रहा हूं किसी पार्टी में, और उसके बाद मैं और थोड़ी पूजा कर लूं। ये मान के चलिए कोई बदमाश आपको इतनी मोहलत देगा नहीं, और ऐसा होता है जिसलिए बता रहा हूं। अगर घटना के 30 सेकंड के अंदर आप घर से निकल नहीं गए तो मैं मान लूँगा कि आप हैं अव्वल दर्जे के बुज़दिल और कायर, एंड यू आर वेस्टिंग टाइम। Within 30 seconds, you should be in your car and you should be car bound and let me know that you are car bound. Right? और मैं तो कार बाउंड हो ही गया हूँ। जब मैं कार बाउंड वरिष्ठ अफसर हो रहा है, बताइए डिप्टी साहब आप कहाँ हैं, दरोगा जी आप कहाँ हैं, QRT कहाँ, सब लोग बताते हैं, मैं मौके पे आ गया हूँ। तो जैसे मैं लेट लतीफ़ों को वहाँ हर जगह कहता हूँ, मैं वहाँ भी कहता हूँ कि यू शुड बी ashamed of yourself. That your boss is here and you're coming after 15 minutes. Do you want me to serve your lunch here? Or are you here you've come here for operations? अब यहाँ पर वहाँ पर जिस हाल में हूँ, चप्पल में हूँ, बुश शर्ट में हूँ, हाफ स्लीव और बैगीज पहने हो, फ़ोटो देख लीजिएगा, कानपुर के दंगों में यही फ़ोटो थी। क्योंकि अगर आपको रिस्पांस टाइम कम करना है तो आप जिस हालत में हैं आप वहीं पहुँचेंगे। दूसरा होता है कैमोफ्लाजिंग, जैसा होता है परिवेश, परिदृश्य और पस मंज़र, उसी के अनुरूप आपके कपड़े होने चाहिए। अगर जंगल है, खड़ा गेहूँ का खेत है, तो आपको अपने भूरे कपड़े पहनने चाहिए। अपने वर्दी के जो मेटालिक पार्ट्स हैं जो चेहरे पे हैं और रैंक्स, या तो उन पे मिट्टी लगा दीजिए और या फिर उसको ढक दीजिए या उतार दीजिए, जिससे कि आप जाएं तो उसकी चमक से, ये सूरज की रोशनी से चमकेंगे, तो बदमाश और दुश्मन और टेररिस्ट खास तौर पे ट्रेंड होते हैं फील्ड क्राफ्ट और टैक्टिक्स में, वो आपको निशाना बना देंगे। तो ये तो चीज़ बताई ही जाती है। रही चप्पल की बात, मैं समझता हूँ कि एट द एंड ऑफ द इनकाउंटर यू शुड क्रेडिट, लेकिन क्रेडिट के लिए हम मोहताजी भी नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हमारी आलोचना करें, हम ये भी चाहते हैं कि अगर हमने गलती की है जाके सुप्रीम कोर्ट में मेरे खिलाफ हत्या का मुकदमा लिखवाए, जो कि लिखवाया गया है। हाँ। लिखवाया भी गया कई बार, लेकिन सच्चाई में बड़ी ताकत होती है शालिनी। हाथ कंगन को आरसी के और पढ़े लिखे को फारसी। जी ठीक बात। मैं कुछ और आपसे बात शेयर करूं। साबरमती जेल से अतीक को जब लाया गया था प्रयागराज तक, उस समय भी ये हो रहा था कि अतीक की गाड़ी पलटेगी, अतीक की गाड़ी पलटेगी। और मैं आपको बताऊं सर, अतीक की गाड़ी पलटेगी ये अंदेशा तो था लोगों को, लेकिन वो चाहते भी थे कि अतीक की गाड़ी पलट जाए। जनमानस की ये भावना थी। बहरहाल अतीक की गाड़ी पलटी नहीं। सवाल मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर योगी आदित्यनाथ का राज नहीं होता
तो क्या जो अतीक के साथ हुआ, जो मुख्तार अंसारी के साथ हुआ, वो क्या हो पाता? सबसे पहली चीज़ तो ये, मुख्तार अंसारी के साथ क्या हुआ? क्या किसी को हार्ट अटैक नहीं आ सकता है? हार्ट अटैक हुआ, मर गया, लेकिन बद अच्छा बदनाम बुरा। एक सामान्य हार्ट अटैक को आप क्या समझते हैं कि उसकी हत्या की गई, ये अननेचुरल डेथ थी? हरगिज़ नहीं। पोस्टमार्टम हुआ, मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी हुई, किसी में कहीं एक चीज़ पुलिस प्रशासन या जेल प्रशासन के ऊपर किसी ने उंगली। लेकिन हमारे यहाँ जो इको चेम्बर है, अरे साहब बड़ा जुल्म हो रहा है, हमारे साथ, हमारे हुकूक के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जितना खून पी के वो बैठे हुए थे और कहीं किसी देश में करके देखते, उनको एक नज़ीर कायम हो जाती। अमेरिका में किया होता तो 200 साल की सज़ा होती। ये तो हुई मुख्तार अंसारी की बात। अब आपने कहा कि क्या अतीक की गाड़ी नहीं पलटती, तो क्या अब अतीक का, क्योंकि जितनी सज़ा आज मिल रही है, क्योंकि आपने ये जो चीज़ें कम लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस में प्रशांत कुमार के टाइम से और राजीव जो मौजूदा डीजी हैं, कन्विक्शन रेट बहुत बढ़ गया है। और एक एक आदमी को अगर 25-25 साल की सज़ा हो रही है, और एक मुकदमे में नहीं, कई मुकदमे में, तो दो चीज़ें तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आप निर्वाचन के लिए अब आप बेकार हो गए हैं। अब नेता का अगर निर्वाचन के लिए दीवार हो गया, तो यही मान लीजिए कि उसके एक तरीके से आप ये मान लीजिए इमैस्कुलेशन हो गया, या आप ये मान लीजिए कि जिसको कहते हैं कि कई जगह जहाँ बलात्कार की सज़ा होती, ख़त्म हो गया आप। तीसरी चीज़, अगर औसत उम्र 50 साल है, 25-30 साल की सज़ा हो गई, तो वैसे भी जब मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, तो आप कर क्या लेंगे? ठीक बात। तो ठीक है, खलीफा की तरह आप राय मशवरा दे सकते हैं, लोगों को लड़ा सकते हैं, तो ये तमाम चीज़ें आती हैं। और इन चीज़ों के बाद आप देखते हैं कि कन्विक्शंस जो हो रहे हैं, इनका अधिक, मैं कन्विंस्ड हूँ कि इतने ज़्यादा विटनेसेस आ जाते कि इनको कहीं कुछ नहीं तो 25-30 साल की सज़ा गारंटीड थी। वो पहले हो क्यों नहीं पाता था फिर? पहले 11 हाई कोर्ट के जजेस ने कह दिया हम अतीक का मुकदमा नहीं सुनेंगे। एक ज़िले में जहाँ निरुद्ध थे, वहाँ के डीएमएसपी ने कहा कि हमारी जान की असुरक्षा है, हमारा इस ज़िले से तबादला कर दिया जाए। और जिस तरीके का उसका खौफ था और जिस तरीके की उसकी रिश्वत देने की कैपेसिटी थी, वो तमाम चीज़ें हैं, इसीलिए ये नहीं हो पाया। फाइलें गायब करा देना, मुकदमे के ट्रायल के पहले गवाहों की हत्या करा देना, गवाहों को हॉस्टाइल कर देना, यानी पक्षद्रोही बना देना, उनसे शपथ पत्र दिलवा देना, इसीलिए कोई मुकदमा तो छोड़ दीजिए। जब हाई कोर्ट के जजेस ट्रायल लेने को तैयार नहीं है, आप समझ सकती हैं कि कैसा इकोसिस्टम अतीक ने अपने बारे में तैयार कर लिया था। ये तो अतीक की बात है। मैंने मुख्तार अंसारी के केस में सुना है कि शायद जेल में बाकायदा तालाब बनवाया गया था कि वो ताज़ी मछलियाँ उन्हें मिल सके, बैडमिंटन कोर्ट उनके लिए बनवाया गया था, जेल में ही जो पुलिसकर्मी रहते थे वो उनके साथ बैडमिंटन खेला करते थे। तो ये भी कहानियाँ हैं या सच बात है? शालिनी जी, आपकी कहानी में थोड़ा सा अर्ध सत्य है। आप तो बनारस की हैं। नंद किशोर रूंगटा हत्याकांड बनारस में जो हुआ था, अपहरण भी किया, शायद वो विश्व हिंदू परिषद का पदाधिकारी भी था, अपहरण भी हुआ, पैसे भी लिए, और उसके बाद हत्या भी कर दी बड़े निर्मम तरीके से। जो घटनाक्रम आप बता रही हैं वो गाज़ीपुर जेल का है। गाज़ीपुर जेल में जब था तो तालाब बनवाया गया कि भाई को अगर ताज़ी मछली की ज़रूरत पड़े, रोहू, महाशेर, टेंगन, तो तुरंत पकड़ करके भाई को उनको पेश किया जाए। बैडमिंटन कोर्ट, खैर रिक्रिएशन ज़रूरी है कैदियों के लिए, लेकिन रिक्रिएशन अगर ये ज़रूरी है कि जेल के अधिकारी कर्मचारी ही, तो छोड़ दीजिए, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रोज़ जा करके अपने को बैडमिंटन की स्किल इंप्रूव करें। मुख्तार के साथ जो खेल रहे, जबकि उसको अछूत की तरह ट्रीट करना चाहिए था, अनटचेबल की तरह। मैं जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ वो सभ्य भाषा में इस्तेमाल नहीं, लेकिन अपराधियों के बारे में कहा जाता है कि अधिकारियों को इनको अछूत और अनटचेबल की तरह, इनसे कोई संपर्क और संबंध नहीं। आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही बैडमिंटन खेलेगा तो पूरे ज़िले में और जेल में क्या संदेश जाएगा? यही किसी की हिम्मत नहीं कि भाई के किसी हुक्म बने, वो तो दरबार लगा रहा है, और किसी जेल कर्मी की हिम्मत नहीं कि सामने से गुजर जाए। वो बादशाह सलामत ज़िले सुबहानी बैठ करके जो अपना तख्त ताउस पर जो फैसला दे रहे थे मूँछों पर दाव दे करके, वो भी दुर्दिन मैंने सुना है। और मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी इस बात की है कि IAS IPS अफसर कब से इन अपराधियों के टुकड़ों के मोहताज हो गए।
मैं इनकाउंटर को लेके भी सर ये समझना चाहती हूँ, और आई एम श्योर मेरे व्यूअर्स भी ये जानना चाहते होंगे, इनकाउंटर जितना आपने किया उतना आज के समय में तो क्या ही हो रहा होगा, लेकिन वो क्या वजह है कि इनकाउंटर हाईलाइट अब ज़्यादा हो रहा है? वो पहले उतना हाईलाइट नहीं होता था, अब उसे लेके लोग चार तरह की बात भी कर रहे हैं। हमने पंजाब में देखा कि पंजाब पुलिस भी बाकायदा अब उसी नक्शे कदम पर चल रही है, अब वहाँ पे भी वो ऑपरेशन लंगड़ा और इस तरह की चीज़ें हम देख रहे हैं कि कॉपी उत्तर प्रदेश की होती हुई दिखाई दे रही है। तो वो क्या वजह है कि एनकाउंटर पहले भी हो रहे थे, हाईलाइट नहीं होते थे, अब हो रहे हैं तो वो बड़ा हाईलाइट हो जा रहे हैं? शालिनी जी, पहले मीडिया कहाँ था, सोशल मीडिया कहाँ था? आज जो ये चीज़ों को वायरल कर देना, एक भ्रम फैला देना, और बहुत लोगों की रोज़ी रोटी सोशल मीडिया से ही चलती है, भ्रम फैलाने से चलती है, और उनको टुकड़े फेंकने वालों की भी कमी नहीं है। अगर अपराधी के इनकाउंटर को हम फर्जी कायम कर दें या उसके ऊपर हम एक फ़िज़ा बना दें, तो मैं समझता हूँ कि किसी के लिए भी एक इनकाउंटर में एक माल कमाई का ज़रिया बनना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और लोग ये करते हैं। इनकाउंटर होता था पुरानी आईपीसी की धारा 96 से लेके 106 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में, कि अपने या किसी और की जान माल और संपत्ति की रक्षा करने के लिए आप न्यूनतम बल प्रयोग करेंगे, और उसके दौरान इनकाउंटर होते थे। वही भारतीय न्याय संहिता की जो संबंधित धाराएं हैं उसके अनुरूप इनकाउंटर्स होते हैं। लेकिन ये ज़रूर था कि हमारे टाइम में कोई लंगड़ा लूला नहीं होता था, वो सीधे दूसरे लोग ही जाता थे। लंगड़ा लूले वाला काम हम लोगों ने किया नहीं कभी, क्योंकि शूट स्ट्रेट और एमिंग हमारी वही होती थी। राइट की बात अलग थी कि कमर के नीचे, वो भी रबर बुलेट से। वहाँ तो खैर कोई विकलांग हो गया, जस्ट टू बैड, नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब बदमाशों से, एंटी नेशनल एलिमेंट से अगर हो रहा है, तो इन बिटवीन द आइज, समझ रही हैं कहाँ गोली मारी जाएगी? इन बिटवीन द आइज और थर्ड बटन। अब आप इमेजिन कीजिए कि अगर इन बिटवीन द आइज सॉलिड बुलेट लगेगी, या 1-2 इंच दाएं बाएं लगेगी, या थर्ड बटन पे लगेगी, तो उस आदमी की बचने की संभावना वहीं डेथ इंस्टेंटेनियस होती है। और उसके बाद हम लोग के टाइम में एक ड्रिल भी होती थी कि पास जा करके देखते थे, नाक पे उंगली लगा करके, हम लोग डॉक्टर तो थे नहीं कि पुतली दे करके पता दें, नाक के आगे उंगली लगा के देखते थे सांस चल रही है कि नहीं चल रही है। ये लंगड़ा लूले वाला काम मैंने किया नहीं है कभी। मैं सर आपसे, क्योंकि हमने मुलायम जी के राज की बात कर ली, मायावती का लॉ एंड ऑर्डर मैंने आपसे समझ लिया, योगी आदित्यनाथ के राज की भी हमने बात की, मैं थोड़ा सा अखिलेश जी के समय की भी बात आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि आपने उस तस्वीर का जिक्र भी किया जब मुलायम सिंह यादव अतीक के कुत्ते से हाथ मिलाते दिखाई दिए, और फिर हमने वो समय भी देखा कि जब अतीक मंच पर चढ़कर अखिलेश को कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं और अखिलेश ने हाथ हटा दिया उनका अपने कंधे से। तो ये जो ट्रांजिशन है या ये जो बदलाव है वो दुनिया ने देखा, तो वो जो कार्यकाल रहा है और उसमें जो लॉ एंड ऑर्डर रहा है, तब्दीली रही है, मैं वो भी समझना चाहती हूँ। देखिए, मैं राजनीति मेरा विषय नहीं, लेकिन मैं 2-3 उदाहरण से आपको चीज़ें स्पष्ट करूँगा। बजाते खुद जो मैंने देखा है, अखिलेश यादव जी ऐसा सच्चरित्र और ईमानदार नेता आज आपको ढूंढना मुश्किल होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, सच्चरित्र और ईमानदार, लेकिन उस स्तर पर डिसीजन मेकिंग अकेले, और वो भी ऐसे युवा और सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री को, यहाँ लोगों से चौकी और थाना तो संभलता नहीं, और प्रदेश का मुख्यमंत्री होना, जिस परिपक्वता के साथ उन्होंने किया, मैं समझता हूँ कि ही इज़ अ फास्ट लर्नर, और जल्दी उन्होंने प्रशासन की कला सीख ली। और इसका एक उदाहरण देता हूँ। 2013 मुझे रिटायर हुए 3 साल हो चुके थे। मैं ऋषिकेश एक व्याख्यान देने गया था, और जब व्याख्यान के बाद बाहर आया तो देखा कि जैसे आपके ये माइक वाइक लगे हैं, कैमरेज लगे हैं, सब लगे हुए थे। तो मैंने ये समझा कि शायद मैंने व्याख्यान ठीक ठाक दिया होगा, तो लोग शुभकामनाएं देने आए होंगे, कुछ वक्तव्य लेने आए होंगे। तो मैंने जाकर के थोड़ा ठसक में जाके, बताइए साहब कैसे आपका आना हुआ? उनका, सर सुना है आपके खिलाफ हत्या का मुकदमा लिख गया है। हमने कहा, अरे कहाँ लिख गया है? उनका, सर वो ज़िला बाराबंकी में आपके। हमने कहा, मैं यहाँ ऋषिकेश में बैठा हूँ और 500 किलोमीटर मैं कैसे हत्या कर दूंगा? मैं तो रात को आया था। उनका, नहीं, वो एक चरमपंथी था इंडियन मुजाहिदीन का, आपके टाइम में जब डीजीपी थे तो गिरफ्तार हुआ, कल कोर्ट जा रहा था तो मर गया। तो उन्होंने कहा कि तत्कालीन डीजीपी विक्रम सिंह, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ब्रिजलाल और एसटीएफ के कमांडोज ने इतना मारा कि उन चोटों की वजह से और गुम चोटों से ये आज मर गया। ये तो 2009 में मान लीजिए, चलिए आखिर 2009 के 4 साल बाद उसकी अगर मौत होती है, एफआईआर मेरे खिलाफ। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। 2 वक्तव्य मैं आपको दे रहा हूं। अखिलेश जी ने छूटते ही कहा, यह एफआईआर फर्जी है। सुन लीजिए, इसी कहते हैं इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी।
मोहम्मद आजम खान साहब ने कहा, मैं नाम लेके बता रहा हूं, अखिलेश जी ने बड़ी जल्दी कर दी, इतने जल्दी क्लीन चिट नहीं देनी चाहिए किसी को। 2 वक्तव्य हैं आपके सामने, और एक वक्तव्य देने वाले ये अकेले आजम खान नहीं थे, ऐसे तमाम और तत्व थे जो चाहते थे कि एसटीएफ के 40 कमांडोज को, ब्रिजलाल को और मुझे फांसी के तख्ते तक पहुंचा दें। लेकिन अखिलेश जी, उन्होंने साफ कहा कि ये मुकदमा फर्जी है, उन्होंने सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया। उनके इसकी तफ्तीश यूपी पुलिस नहीं करेगी। आप समझ सकती हैं कि किसी में जब तक बिल्कुल नैतिक फाइबर बहुत मजबूत ना होगा 100%, वो ऐसा डिसीजन ले ही नहीं सकता है। ठीक बात जी, तो बदलाव की बयार पहले से ही आनी शुरू पहले से ही आना शुरू हो गई, और जब उन्होंने हाथ हटा दिया, आपने उसको देखा होगा, किसी भी अवांछनीय या किसी संदिग्ध व्यक्ति अखिलेश जी के साथ उसकी फोटो तो नहीं मिलेगी आपको, या अखिलेश जी का वहां जाना आना नहीं मिलेगा आपको। ठीक बात। ये बदलाव तो आपने देखा ही होगा। टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, ऑस्ट्रेलिया के पढ़े लिखे हैं, युवा लोगों को चांस देते हैं, युवा लोगों को अवसर देते हैं, महिलाओं को चांस देते हैं। अच्छा, कैरेक्टर के बारे में कोई उंगली नहीं उठा सकता है। ठीक बात है जी। तो ये तो पॉजिटिव चीजें हैं। हाँ, मैं ये जो अभी का समय चल रहा है जिसमें हालांकि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश हमेशा से रहा है, लेकिन क्या अब पहले वाला समय लौट सकता है? सरकारें बदलने पे क्या पुराना समय वापस आ सकता है क्या? अभी ऐसा कोई पाप उत्तर प्रदेश की महान जनता ने नहीं किया है कि वो काले दिन वापस आए। और बाकी तो ठीक है। अब जो परिवर्तन आया है, 2 चीजें आप देखेंगे, सोशल मीडिया आ गया है, और दूसरा जनता बहुत पढ़ी लिखी है, जागरूक हो गई है। उत्तर प्रदेश की वो जनता नहीं है कि आप जुल्म ज्यादती करें और वो चादर तान करके सिसकी लेती रहे और किसी से शिकायत न करें कि मैं चुप रहूंगा। कोई चुप नहीं रहेगा, कोई चुप नहीं रहेगा। अभी दरोगा जी आ जाएं और 4 गाली दे दें, तुरंत रील बन जाएगी, वो वायरल हो जाएगी और टैग कर देंगे माई योगी आदित्यनाथ, PMO @PMO, और हर जगह तो दरोगा जी के लेने के देने पड़ जाएंगे। सोशल मीडिया की ताकत बच्चे बच्चे के हाथ में आ गई है, और किसी माफिया को आज की तारीख में माफिया बनाना, ये गॉडफादर ने भी कहा था। जब ये एक संधि काल आई थी तो यही सवाल तब किसी ने गॉडफादर से भी कहा था, न्यूयॉर्क के माफिया से। उनका, मेरी एक राय ये है, इट इज़ ईजियर टू अर्न एन ऑनेस्ट डॉलर टुडे दैन टू अर्न एन डिसऑनेस्ट डॉलर। माई एडवाइस टू यंगस्टर्स वुड बी टू टेक टू टेक्नोलॉजी एंड लर्निंग एंड फॉरगेट क्राइम एंड क्रिमिनलिटी। आज ईमानदारी से तुम ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। आज मेरी तनख्वाह 400 थी जब मैं IPS में आया था। आज आप बाहर निकलती हैं तो जो खोंचे वाला है, जितनी देर में आपका शो ख़त्म होगा उससे देर में वो 2-3 हज़ार कमा लेगा। वो ठीक बात है। कमाने के कितने अवसर हैं, किसी को क्राइम करने की ज़रूरत नहीं है। सर, आपने बताया शाइस्ता परवीन आपके पास आई असद को लेकर के, उन्होंने आपसे गुहार लगाई। मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि क्या अतीक से कभी आमना सामना सीधा हुआ हो? कभी नहीं। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, मेरी सारी पोस्टिंग जहाँ बैठी है वहाँ पर, तो यहाँ का बॉल गेम दूसरा था। मदन भैया, DP यादव, राजवीर रमाला, लक्कड़ पाला, जो उनके भी बाप के बाप थे। और आपको याद होगा, ज़रा पिक्चर देखिए, उमरटा, सैयद मोहम्मद उमर शेख, जो अलकायदा के नंबर 2 थे। सहारनपुर में दिसंबर में इनकाउंटर होता है, इंस्पेक्टर ध्रुवलाल यादव शहीद होते हैं, एक कांस्टेबल शहीद होता है, और सैयद मोहम्मद उमर शेख गिरफ्तार होते हैं। और जो अमेरिकन और ब्रिटिश होस्टेज जो पहाड़गंज से उन्होंने अपहरण किया था, उनको छुड़ाया जाता है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर सर जॉन मेजर ने व्यक्तिगत पत्र लिखकर के मुझे बधाई दी, और ये भी कहा कि संवेदना व्यक्त की ध्रुवलाल यादव शहीद होने पे, कांस्टेबल के शहीद होने पे। तो ये वीर भूमि तब थी। तो ये तो आप जो जिनकी हैं, ये B टीम थी यूपी क्राइम की। वाइल्ड वेस्ट ही कहा जाता था असली क्राइम, क्योंकि ये लोग बहुत कुछ सीखने आते थे। कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का माफिया जो था वो बहुत साधन संपन्न था, लेकिन यहाँ मुझे संतोष है कि उनको एक तरीके से मटियामेट करने में पूरी कामयाबी हम लोगों को मिली। ये जो माफिया हुआ करते थे, जो बाद में राजनेता बन जाते थे, चाहे वो अतीक अहमद है, चाहे वो मुख्तार अंसारी है, क्या ये पार्टीज को फंडिंग भी किया करते थे? कमाऊ पूत थे। आप कैसी बात कर रही हैं? ये कमाऊ पूत थे, इसीलिए कहते थे कि इनके ऊपर छूने का मतलब क्या है? जब तक धन बल ना उपलब्ध कराया जाए तब तक संबंध कैसा? संबंध इससे तो होता नहीं कि वैचारिक या आपसे सिर्फ मोहब्बत हो गई, आपकी शक्ल, आई लाइक योर फेस, दैट्स व्हाई। ये तो कारण नहीं है। ये चूंकि एक सोर्स ऑफ वोट, दोनों तरह के संसाधन उपलब्ध कराना, एक वोट बैंक्स थे और दूसरा मनी डीप पॉकेट्स थे, तो दोनों तरीके से ये लाभान्वित करते थे। लेकिन आज जैसे ये था कि इनकी ज़रूरत नहीं है, अप्रासंगिक हो गए हैं, क्योंकि इनके वोट की ज़रूरत नहीं है और इनके पैसे की ज़रूरत नहीं है, और कमाई धमाई इनकी ठेके
टेंडर, ये सब तो योगी जी ने ख़त्म कर दिया। ये तो वैसे भी विकलांग हो गए। तो अगर कभी जैसे परिवर्तन, एक वर्स्ट केस सिनेरियो ले लीजिए, मान लीजिए कि एक सत्ता परिवर्तन होता है, सत्ता परिवर्तन होने के बाद फिर वही आबो हुआ, लेकिन पहली चीज़ ऐसा निकृष्ट मैं नहीं समझता हूं कि वातावरण होगा कि आदमी खुल करके टेंडर वगैरह की लूट कर सके, क्योंकि जब बिहार में नहीं हो पाया तो उत्तर प्रदेश में क्या होगा। तो मैं तो नहीं समझता हूं, और अब जो युवा है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। आ तो सकते हैं लेकिन फिर ताजिंदगी ये वापस चले जाएंगे रसातल में, फिर दोबारा उठ के नहीं आएंगे, और आएंगे तो भी समझते हैं, क्योंकि अखिलेश जी ने भी देख लिया कि जो मैं कर रहा हूं इट वॉज अ गवर्नेंस विथ अ डिफरेंस। और जो डिफरेंस था, आप ये देखिए कि उनको जितनी पार्लियामेंट में अखिलेश जी को सीट्स मिली उतनी तो माननीय नेताजी को नहीं मिली। कारण क्या है? इसीलिए क्योंकि हिज एटीट्यूड एंड पॉलिटिक्स इज विथ अ डिफरेंस। अतीक जब मारा गया उस समय तो मैं ग्राउंड पे ही थी, वहाँ रिपोर्टिंग करी थी, पर उसके 4 दिन के बाद जब वापस लौट कर स्टूडियो आई और सुबह के समय खबर पड़ रही थी सर, तो एक जगह से विजुअल आता है जहाँ पर हाथों में तख्तियाँ लेकर लोग खुद ही सरेंडर करने के लिए, जितने माफिया थे और गैंगस्टर थे और छोटे मोटे गुंडे थे वो पहुँचे हुए थे पुलिस थाने, और वो बाकायदा हर चैनल के ऊपर वो विजुअल चला कि इतना खौफ है योगी आदित्यनाथ का कि आप खुद ही सरेंडर करने के लिए थाने पहुँच रहे हैं हाथ में तख्तियाँ लेके कि जी हमें मारो मत, क्योंकि असद का भी एनकाउंटर हो गया, उधर अतीक भी मारा गया, अशरफ भी मारा गया। तो ये खौफ, इतना खौफ लॉ एंड ऑर्डर का पहले कभी महसूस हुआ कि खुद आके सरेंडर किया हो? नहीं, इतना तो खौफ मैंने कभी नहीं देखा, और मैं ये भी मानता हूं कि ये प्रायोजित कार्यक्रम नहीं है। ये खौफ आज है कि लक्ष्मण रेखा पार की और स्वागत समिति तैयार है। समझ रही हैं? लक्ष्मण रेखा पार की, स्वागत समिति तैयार है। तो इसीलिए तो तख्ती लगा करके जो शातिर अपराधी हैं, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में जो रहे हों, गैंग रेप में जो रहे हों, मास मर्डर्स में रहे हों, वो समझते हैं कि हमारे भागने के सारे रास्ते खत्म हो चुके हैं, अब हमें सरेंडर कर देना चाहिए। इसलिए सरेंडर हो रहे हैं। पहले भी होते थे, लेकिन वो छोटे छोटे टापू होते थे, छोटे डॉक्टर RK राठौर, सुरेंद्र सिंह लौर, BK सिंह स्वर्गीय, शैलजाकांत मिश्रा, ये यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आइसोलेटेड केस है। वहाँ पर लोग बिल्कुल खौफजदा होते थे। ये कहते हैं कि जब अच्छा SSP किसी ज़िले में आता है, एकदम से बदमाशों के सरेंडर की झड़ी लग जाती है, क्योंकि जानता है कि अब उसका अंग भंग होने वाला है, अब उसका भविष्य अंधकारमय होने वाला है, अब वो मिट्टी में मिलने वाला है, तो अपने आप ही सरेंडर कर लो। जब SSP का तबादला हो जाएगा तब तक भारत दर्शन कर लो, तब तक विदेश भ्रमण कर लो, तब तक जेल में ही चले जाओ। तो ये तब भी फैशन होता था, लेकिन तख्ती लगाने का जो मैंने देखा वो मैंने अभी देखा, पहले मैंने नहीं देखा था इसको। एनकाउंटर के और बुलडोजर एक्शन के आप फेवर में हैं या अगेंस्ट हैं? मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि आपका समझते मैं फेवर में हूं या नहीं हूं। 200% मैं फेवर में हूं, और जो नहीं कर रहा है कर्तव्य के प्रति उदासीन है, अपने लोकप्रियता लूट रहा है, जो कि पुलिस का काम नहीं है। आपका काम लोकप्रियता लूटना नहीं है। आपका काम, जो कानून आपको शक्ति सामर्थ्य देता है, कहर बन के टूट पड़े और इनको मिट्टी में मिलाएं। जहां पे जरूरत है बाईपास सर्जरी करें, फिर वहां पे च्यवनप्राश और होम्योपैथिक गोली खिलाने का कष्ट न करें। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा सर, क्योंकि बाद में इसी बुलडोज़र एक्शन के ऊपर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवीन किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अब अगले आदेश तक पूरे देश में कहीं बुलडोज़र एक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक शायद ये संदेश गया और पुरजोर तरीके से उस संदेश को रखा भी गया कि बुलडोज़र एक्शन दरअसल ढूंढ के और छांट के एक ख़ास वर्ग, एक ख़ास धर्म के लोगों के ऊपर प्रायोजित तरीके से उनको दबाने के लिए किया जा रहा है। शायद इसलिए सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा, और इसीलिए ये सवाल मैंने पूछा। ये नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की गई थी। हकीकत ये है कि जिसने भी सेवा का अवसर दिया, हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, किसी को, आप उसमें एक शब्द कहिए, अपराधियों ने। अपराधी अगर मुसलमान हो तो क्या बुलडोज़र नहीं चलेगा? अपराधी अगर मुसलमान है तो कार्रवाई नहीं होगी, इनकाउंटर नहीं होगा? ये किसने लिख दिया कि अगर आप मुसलमान हैं तो कानून से आप ऊपर हैं, आईन आपके ऊपर लागू नहीं होगा? वास्तविकता ये है कि जितनी कार्रवाई एक पे हुई है उतनी ही बी पे हुई है, सब पे बराबर की हुई है। आप सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने एक केस को छोड़ के, शायद पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहाँ का ये मैटर था, गोरखपुर के पास का कहीं का एक मैटर था, जहाँ के डिमोलिशन को इलीगल माना और रिकवरी ऑर्डर की। लेकिन किसी टीवी पर चले जाए, हमारे बेगुनाह नौजवानों को बिला वजह उनको जो है जलील करके जेलों में सड़ाया जाता है 18 साल के बाद। जब बेगुनाह नहीं मौलाना,
बेनिफिट ऑफ डाउट पे अगर छूटा है, ये हमारे जुडिशल सिस्टम की खूबसूरती है। और जहाँ कहीं आपको शिकायत है, एनकाउंटर फर्जी है, आप जाके कत्ल का मुकदमा लिखाइए। ये नेशनल ह्यूमन राइट्स और हमारे कानून ने और सुप्रीम कोर्ट ने आपको इजाज़त दी है, जाके लिखा दीजिए मर्डर का मुकदमा। ये टीवी चैनल पे आ करके चीखना, चिल्लाना, उठा पटक करना, पानी का गिलास फेंकना एक दूसरे पे, इससे काम नहीं चलेगा। आप इतने अगर गंभीर हैं, आपके पास तो बड़े बड़े वकील हैं, जाके मर्डर का मुकदमा मेरे ऊपर भी लिखाया ही था आपने, मेरे ऊपर भी तो 3 बार आप लिखा चुके हैं मर्डर का मुकदमा, आप लिखा दीजिए। इसी तरह बुलडोजर गलत चला है, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर गलत चलेगा वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, उसकी तनख्वाह से भरपाई की जाएगी, आप करा दीजिए। वास्तविकता ये है कि पुलिस अपने पक्ष में कुछ कह नहीं पाती है क्योंकि वो लॉ अबाइडिंग है, लेकिन जो और लोग हैं, अगर आप समझते हैं गलत किया है, एनकाउंटर फर्जी, मर्डर का मुकदमा लिखाइए हमारे खिलाफ, मैं चाहता हूँ लिखाएं आप। बुलडोजर गलत चला है, हमारी तनख्वाह से रिकवरी करवाइए, हम चाहते हैं, वो आप करेंगे नहीं क्योंकि आपके अंदर खुद चोर की दाढ़ी में तिनका है, और दाढ़ी में तिनका ही तिनका नहीं, पूरी दाढ़ी तिनकों से भरी पड़ी है। आपके अंदर नैतिक साहस या मॉरल स्ट्रेंथ नहीं है, विगर नहीं है कि आप जा करके मुकदमा करें, वरना कर दीजिए जाके। एनकाउंटर एक ख़ास वर्ग के लोगों पर हो रहा है, ये कहते मैंने अपने आसपास बहुत से लोगों को सुना है, दहशत में देखा है एक ख़ास धर्म के लोगों को कि अगर हमसे कोई गलती हो गई, हमसे हुई तब तो सज़ा मिलेगी, तुमसे हुई तो शायद तुम छूट भी जाओ। ये मैंने खुद पत्रकार होने के नाते मैं आपको ये सर बता रही हूँ कि मैंने वो चीज़ सुनी है, वो बात महसूस की है। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये बात आपके ज़रिए लोगों तक पहुँचे, क्योंकि आपने भी बहुत से एनकाउंटर, मतलब अनगिनत मैं तो कहूँगी एनकाउंटर आप कर चुके हैं। तो आप ये बताएं लोगों को कि क्या फ़ोन आता है और प्लानिंग होती है और फिर ये कहा जाता है कि इसका पूरा नाम बताओ, और फिर जब पूरा नाम पता चल जाता है तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इसका तो एनकाउंटर नहीं करना, अच्छा पूरा नाम ये है, एनकाउंटर करो। ये फ़ोन आते थे क्या, या ये प्लानिंग हुई है क्या कभी, तब भी और अब भी क्या हो सकती है? गौर से सुनिए, जिसने ये नैरेटिव दिया है उसने ज़िंदगी में एनकाउंटर देखा नहीं, फिल्में और OTT ज़्यादा देखी हैं। एनकाउंटर जब होता है तब आपको मालूम पड़ता है। ज़िला एटा, मैं अपने बड़े भाई पिता तुल्य के साथ चाय पी रहा हूँ, एकदम से तड़ आवाज़ आती, तो दादा ने कहा कि विक्रम लगता है कहीं बारात चढ़ रही है। कि दादा बारात नहीं चढ़ रही है, डकैती पड़ रही है। अरे तुम्हारे SSP बंगलों के नज़दीक, हमने कहा यहाँ ऐसे ही होता है। उसके बाद तुरंत ले करके गया, गोली चली, 6 घंटे बाद लौटा 3 डकैतों को मार करके। वहाँ कोई फ़ोन नहीं होता है, न प्लानिंग होती है, आपको तो मालूम ही नहीं होता कि किसको आप मार रहे हैं, क्योंकि अंधेरे में पूछूंगा भाई तुम्हारा अपना नाम बताओ, वहाँ तो गोली चल रही है। और ये इतना होता कि स्वचालित चल रही है या सिंगल शॉट चल रही है, कंट्री मेड वेपन चल रहा है, या कितना एम्यूनिशन है, कंट्रोल फायरिंग हो रही है, ये तो पता। वही हमारी सारी ट्रेनिंग इसी होती है। उसके बाद कहते हैं, जब देखते हैं अक्सर होता कि अननोन उसके बाद फ़ोटो खींच करके उसकी शनाख्त कराई जाती है। ये पूरा नैरेटिव जो है, पहले फ़ोटो खींचो या पहले पूछो इस नाम से उस नाम से, ऐसा पाप कोई पुलिसकर्मी कर नहीं सकता है। और ये पुलिस की पवित्र वर्दी को बदनाम करने की नीयत से किया जा रहा है, और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। दूसरी चीज़, कभी इनकाउंटर में जाने का शौक हो जिनको भी, तो मुझे बता दें, मैं उनकी व्यवस्था करा दूंगा। जाके एक बार खुद देखें, प्रत्यक्षदर्शी बने, मालूम पड़े कि जान हथेली में लेके जाते हैं, और जब तक लौट के नहीं आता है, उसकी पत्नी हाथ जोड़ करके प्रार्थना में रहती जब तक वो लौट के सकुशल नहीं आते हैं। ये अन्याय आप करेंगे पुलिस के परिवारों के साथ कि नाम दे के इनकाउंटर होते हैं, गोली लग जाती, शहीद हो जाते हैं। 17 पुलिसकर्मी, 18 पुलिसकर्मी इस वर्ष शहीद हुए हैं। उनसे पूछे जा करके कि नाम पूछ करके हुआ था। यह नॉनसेंस जो है क्यों? अच्छा, बिरादरी के खास है, लंदन में तो BJP RSS है नहीं। जो ग्रूमिंग गैंग्स वहाँ पर हैं, तो क्या वो मोदी जी ने की है लंदन में? जो 775 चरमपंथी हैं, उसमें से 760 अगर एक ही बिरादरी की है, तो क्या मोदी जी ने लिस्ट बनाई? वो तो संयुक्त राष्ट्र बनाई है। सोच समझ करके बात किया करें, पहले अपने अंदर जो कलुष है उसके ऊपर देखें और अपने युवाओं की सरपरस्ती करें, उनकी रहनुमाई फरमाएं। ठीक बात। और मैं चाहती हूँ कि कमेंट सेक्शन में भी सर के साथ आप हाँ में हाँ मिलाते हुए अपनी हाजिरी आप दर्ज कराएं, ताकि बाकी लोगों तक न सिर्फ सर का मैसेज पहुंचे, आपका भी मैसेज पहुंचे। एक चीज़ मैं और समझना चाहती हूँ सर, अभी कुछ वक्त पहले आपने कानपुर दंगों का जिक्र किया था, क्योंकि आप वो शख्स हैं जो पुलिस के महकमे को भी बेहतर समझते हैं और आला कमान तक भी आपकी पहुंच हमेशा से रही है। क्या जो हम पहले उत्तर प्रदेश में बहुत दंगे होते देखते थे, अब नहीं हो रहे हैं, एक आध हम ये संभल वाला अगर बीच का छोड़ दें तो क्या पहले ये जो दंगों की भरमार होती थी वो भी प्रायोजित होता था क्या? दंगा अकस्मात नहीं होता है, भीड़ अकस्मात आसमान से नहीं उतरती है, भीड़ के इकट्ठा होने में समय लगता है।
और भीड़ के इकट्ठा होने में अगर समय आपने दिया, यहाँ पर भी तो एक हज़रत बरेली में कह रहे थे, मैं अपने नौजवानों को कब तक अपने अख्तियार में रखूँगा, अगर मैंने अख्तियार में नहीं रखा तो सड़कें खून के रंग से रंग जाएंगी। तो पहला आपके पास विकल्प ये था कि भाई इकट्ठा होने दें, तकरीर देने दें, क्योंकि जमहूरियत का ये एक ज़रूरी है कि उनको अख्तियार है अपनी बात रखने का। लेकिन दूसरा अगर ये कह रहा है कि खून की नदियाँ बह जाएंगी, तो सरकार ने जो किया तो यू हैड इट कमिंग। हमने तो वो भी दौर देखा था, यू इन्वाइटेड ट्रबल फॉर योर सेल्फ। आपने जो चैलेंज किया, ये नौजवान अपने साथ तो आए नहीं। आपने, अब यही एक मिसाल से आपके सारे सवालों का जवाब इसी में हो जाएगा। आपने जब तक नाजायज़ ज़मीनों पे कब्ज़ा किया, जब तक आपने अपने मैरिज हॉल्स बनवाए, आपसे किसी ने कहा नहीं, और आप होते होते एक चूहे से आप एक मैन ईटिंग टाइगर बन गए। आप सरकार को चुनौती देने लगे, नाजायज़ ज़मीनों पे कब्ज़ा करने लगे, और फिर आपने मौजूदा सरकार को आपने चैलेंज किया। योगी जी महाराज के पुनः मूषिका भव, दोबारा चूहे बन गए आप। अब आप कहते हैं कि साहब उनकी जो है नाजायज़, क्योंकि आप इस बिरादरी के हैं तो आपकी बिल्डिंग पे बुलडोज़र चल रहा है, तो इस बिरादरी के थे तो बनवाने से पहले आपने नहीं सोचा था कि आप किस बिरादरी के हैं। नाजायज़ बनाने का अख्तियार आपको किसने दे दिया? और अगर आपने बना दिया तो किस बिरादरी को अगर कोई छूट हो तो हमें बता दीजिए आप कि छूट है आपको नाजायज़ काम करने की, मैं मान लूँगा। कानपुर के दंगे की बात की, कानपुर के दंगे की बात हुई, मेरी गाड़ी पे ग्रेनेड फेंका गया, मेरी गाड़ी के परखचे उड़ गए, गाड़ी में वेपन रखता, जिसने फेंका मैंने मार के गिरा दिया। उसके बाद जहाँ जहाँ से ग्रेनेड आए वहाँ पर मैंने वॉच टावर वगैरह लगवा दिया। बड़े प्रतिष्ठित एक मंत्री जी ने कहा आप बड़ा जुल्म कर रहे हैं और अक़लियतों के ख़िलाफ़ आप एक तरफ़ा कार्रवाई कर रहे हैं। तो उनका आप ज़रा फरमाएं मैंने क्या गलती की? उनका वहाँ आपने चौकी बनवा दी, उनका जहाँ पर पुलिस और पीएसी के ऊपर हमला हो वहाँ पर क्या हम अपने हिफाजत का इंतज़ाम न करें? दूसरी चीज़ ये कि हमारे इलाके में आपने पीएसी भेज दी। कि मंत्री जी मैं जानना चाहूँगा ये आपका इलाका कौन सी परिभाषा है, और अगर ऐसा कोई शासनादेश है कि तथाकथित आपके इलाके में पीएसी नहीं जा सकती है तो वो शासनादेश तरह मेरी जानकारी के लिए आप ज़रा भिजवा दें तो मैं बड़ा शुक्रगुजार होऊंगा। आप ठसक तो देखें बातचीत की। तो क्या पीएसी आप नहीं हटेंगे? पीएसी बिल्कुल नहीं हटेगी। पीएसी हिंदुस्तान में कहीं भी जा सकती है। वो पीएसी क्यों हटवाना चाहते थे? क्योंकि कहते थे पीएसी परसेप्शन था, पीएसी बड़ा जुल्म करती है, पीएसी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डिसप्रोपोर्शनेट फोर्स यूज़ करती है। तो भाई पीएसी का मतलब प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी, वहाँ पे सत्यनारायण कथा करने तो नहीं है वहाँ पे, ठीक बात, वहाँ पे डांडिया कराने के लिए थोड़ी है वहाँ पे। पीएसी पीएसी है और जहाँ जाती है भूसा भर देती है। तो जिसे वो अपना इलाका बता रहे थे, क्या वो नहीं चाहते थे कि उनके इलाके में शांति रहे और इसीलिए तो पीएसी है वहाँ पर? ये तो सवाल आप उनसे पूछिए, लेकिन जो सवाल थे और जो मेरा जवाब था वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। लेकिन आपने ये नहीं पूछा कि हाँ फिर उसके बाद आपका क्या हुआ? आपका क्या हुआ सर? तबादला। फिर एक बार जी, फिर एक बार सजा के तौर पे तबादला? नहीं सजा नहीं, तबादला तो तबादला है। मुझे ट्रांसफर अलाउंस मिला है, वो ठीक है। हाँ, अगर एक सामान्य व्यक्ति की नज़र से देखें, जो यूपी का सबसे प्रतिष्ठित सबसे बड़ा ज़िला है, वहाँ के एसएसपी से आपको ऐसी जगह पोस्ट किया जहाँ आपको ढूंढना पड़े कि आपका दफ्तर है कहाँ, और शायद आपको ढूंढना पड़े और पता लगाना पड़े, और जहाँ पर आपका वर्कलोड 20 घंटे रोज़ का था, यहाँ पे वर्कलोड आधे घंटे रोज़ का है। हाँ, तो लोग कहेंगे साहब आपको तो पटक दिया। आप कह रहे हैं पटक दिया, मैंने तो नहीं कहा मैं पटक दिया गया। कौन सा इलाका था? नहीं, इलाका नहीं था। जगह कौन सी थी? जगह भी नहीं थी, वो ट्रेनिंग हेडक्वार्टर्स था। लेकिन ये आपके ऊपर है ना, मैं पटका गया, मुझे प्राउड था। दो माई हेड बी ब्लीडिंग इट विल बी अनबाउड। इट वॉज नाइदर ब्लीडिंग बट इट इज़ अनबाउड टू इलेजिटिमेट एंड इलीगल रिक्वेस्ट एंड इंस्ट्रक्शंस। नाजायज़ आदेश न मैं लेता हूँ और न पालन करने की बात छोड़ दीजिए। अब वैसे तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, इंटरव्यू शुरू होने के पहले, पॉडकास्ट के पहले मैंने ये सोचा था कि मैं आपसे ये सवाल ज़रूर पूछूंगी कि अब हम ये सुनते हैं कि योगी सरकार में पुलिस वालों को फ्री हैंड है, पर सर मैं पूछना चाहती थी पहले फ्री हैंड है कि आप जवाब तो आप ऐसे दे रहे हैं कि लग रहा है आपने तो कभी किसी की सुनी नहीं, आपको तो कोई बांधने की भी कोशिश करे तो आप बांधने वालों में से थे नहीं। तो इसलिए मैं सवाल थोड़ा बदल दे रही हूँ, आपको तो कभी कोई नहीं बांध सका, लेकिन ये जो बात हम अब सुनते हैं कि योगी सरकार में पुलिस को फ्री हैंड है, तो क्या पहले इतना फ्री हैंड बाकी पुलिस वालों को नहीं था? बिल्कुल नहीं था। तब आपने शुरुआत, मैंने तो आपको बहुत पहले की बात बताई थी जब बुला के परिचय कराए थे कि साहब इनका ज़रा ख्याल रखिएगा, वो तो बहुत ही मामूली चीज़ थी। उसके बाद तो ये कहा गया कि भाई इस इलाके में पुलिस नहीं जाएगी, इस इलाके में या इनकी तरफ से अगर शिकायत आती है तो एफआईआर ज़रा सोच समझ के। मुजफ्फरनगर का दंगा क्यों हुआ? लड़की से छेड़खानी हुई, एफआईआर नहीं की गई, दंगा हो गया।
तो आप तब समझ सकती थी कि कितना दबाव पुलिस के ऊपर रहता था। FIR आप कर नहीं सके। आप जहाँ नोएडा में बैठी हैं, एक IG साहब आए, एक थाने का मुआयना करने आए, और जैसे ही थाने में IG साहब पहुँचे, सल्यूट किया, इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ कब से हैं यहाँ पे? कहा सर जब से हमारी सरकार बनी है। 5 मिनट में फ़ोन आ गया, IG साहब आपको अपने पूरे जोन में यही एक थाना मिला था जहाँ हमारे ख़ास निरीक्षक हैं, भाई कोई और थाना चुन लीजिए। मैं स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस पे आपको बता रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें गोपनीय और सबको मालूम होना चाहिए कि किस लेवल तक इंटरफेरेंस। अच्छा, मुझसे किसी की हिम्मत नहीं हुई, थाना पहले मेरा है, आप लोगों को चाहिए तो इनको बुला लीजिए अपनी पार्टी में और बना लीजिए अपना जो है ब्लॉक प्रमुख, लेकिन जब तक पुलिस में है, पुलिस की रेगुलेशन से ही चलेंगे ये। लेकिन फिर ठीक है, आपको मैंने 2-3 मिसालें बता दी कि फिर आप वहाँ नहीं रहेंगे जहाँ से आप तुर्की बतुर्की जवाब दे रहे हैं, आप वहाँ नहीं रहेंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसकी चिंता किस बात को है? ये तो हर अधिकारी, हर कांस्टेबल से लेकर DG तक को ये सोचना होगा कि एक निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ, जिससे कि शाम को आप कह सकते हैं आराम से सोएं। अ क्लियर कॉन्शियंस इज द बेस्ट ट्रैंक्विलाइजर। वो सर मुझे खूब अच्छी नींद तबीयत है, खूब इनकाउंटर करने के बाद भी, क्योंकि मैंने किसी बेगुनाह को नहीं मारा है, किसी नाजायज़ काम में कभी करना तो छोड़ दे, मैंने उस तरफ देखा भी नहीं, इसलिए मुझे नींद आज भी बहुत अच्छी आती है। हमेशा ऐसी नींद सर आपको आती रहे अच्छे से, हम तो यही चाहते हैं। मुझे एक चीज़ आप और समझाइए, हालांकि ये जो लाइन है इसको मैं कंप्लीट कर दूं। हम पूरा इसे ऐसे सुनते हैं सर कि उत्तर प्रदेश में पुलिस को फ्री हैंड है और केंद्र में हम सुनते हैं कि सेना को फ्री हैंड है। तो जो काम कर चुका है वो बेहतर बताएगा, आपने इसको हमें ठीक ढंग से समझा भी दिया। मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्योंकि नोएडा में आप थे पहले, हम फिलहाल नोएडा सेक्टर 6 में बैठ के बात कर रहे हैं सर के साथ। नोएडा सेक्टर 6 ऐसा था आपके समय में? बिल्कुल नहीं था। इसी नोएडा में मैं बगल के रेंज में था, प्रेसिडेंट्स रूल का टाइम था, और भंडारी साहब प्रेसिडेंट्स रूल में महामहिम राज्यपाल थे। छेड़खानी ऐसा था कि हर जगह छेड़खानी हो रही थी। तुम कुछ हो सकता है? कि हो तो सब कुछ जाएगा। कि कोई बजट चाहिए? कि कोई बजट नहीं चाहिए। क्या तो चाहिए क्या? उनका बस फ्री हैंड, कोई हमसे सवाल जवाब 1 हफ्ते नहीं करेगा। उनका ठीक है तो आप जाइए। तो दूसरे रेंज से मैं आकर के मैंने यहाँ कैंप किया। नेट पे जाइए क्योंकि कहानी लंबी हो जाएगी। ऑपरेशन मजनू चलवाया। हाँ। और ऑपरेशन मजनू चलवा करके जितने भी हमारे ग्राहक मिल जाते हैं उस भाव भंगिमा के, वो ऐसे जंतु जो कि महिला कॉलेज के सामने खड़े होने का जिनका कोई औचित्य नहीं है, महिला जहाँ पे ज़्यादा हैं वहाँ पे खड़े होकर के 4-4 घंटे तक अपना केश विन्यास कर रहे हैं, बाल काढ़ रहे हैं, कभी लेफ्ट तरफ देख रहे हैं, बाएं तरफ देख रहे हैं, जैसे मालूम पड़ रहा है राजेश खन्ना का मेकअप हो रहा है। तो ऐसे लोगों को उठवा करके बोला कि भाई आपकी माता जी यहाँ काम करती हैं कि नहीं, आपकी बहन जी काम करती हैं कि नहीं, आपकी कोई परिवार की कोई महिला कि नहीं, तो चलिए आप हमारे ग्राहक हैं, आइए। इस तरीके के पहले दिन करीब सैकड़े की तादाद से ऊपर पकड़े गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मोहनलाल पुत्र सोहनलाल निवासी सेक्टर 28 मकान नंबर ये विवाहित, ये आज छेड़खानी करते रंगे हाथों पकड़े गए। अब इनको कल कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। अखबार वालों ने भी, मीडिया ने भी, तब तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था नहीं, अच्छी तरीके से उसका प्रकाशन हुआ। रमेश भंडारी साहब को कुछ हमने कहा सर आप 3 दिन में आप देखेंगे। और 3 दिन के ऑपरेशन के बाद जब कोर्ट ले जाते थे तो एक, क्योंकि ज़्यादा थी, पुलिस वैन में जगह नहीं थी, तो एक पिंजड़ानुमा एक चीज़ बनवाई गई कि इसमें रख करके दो। और जनता के, हमने प्रेस रिलीज़ करके कहा देखिए ये जेल मजिस्ट्रेट के यहाँ जा तो रहे हैं, लेकिन हम मानवाधिकार के बारे में बड़े गंभीर हैं, कृपा करके इनके ऊपर मैला, गोबर, टमाटर, अंडे न फेंकिएगा। मैं तो आह्वान ही तो कर सकता हूँ। हाँ। मैं हाथ तो पकड़ के नहीं कर सकता हूँ। दुर्भाग्य से उन मजनुओं के जब तक वो कोर्ट पहुँचे तो आपने सुना होगा विक्स का एडवर्टीजमेंट, गले, छाती, सभी पीड़ित भाग में, मुंह के अंदर और बाहर, वो लेडीज़ ने आकर के ऐसा गोबर और मैला उनके ऊपर मला अंदर बाहर मुंह के। और उसके बाद रात को वो आए। अब उन्होंने कहा अंकिल जी प्यास लगी है, तो अंकिल जी की पानी सप्लाई लाइन क्या है, मिनरल वाटर की एजेंसी है, भाई बम्बा खोल दो। तो बम्बा ठंडे के माने 24 दिसंबर 22 दिसंबर को, वो नोएडा की सर्दी यही टाइम था, इतनी सर्दी के हाथ वैसे नीले पड़ जाए। अब दुर्भाग्य से किसी ने, लगता है कि कुंठित भाई ने, कुंठित पिता ने उसमें कुछ मसाले वसाले पानी में मिला दिए थे टैंकर में, वो जितना है तो उतना, और उनका वो बदन जलने लगे। खैर हमने कहा भाई ठीक है अब कोई बात ही नहीं, अब खाना हम कहाँ से खिलाते हैं, आधी रात को खाना कहाँ मिला, वो भी आज से इतने वर्षों पहले।
अगले दिन उन्होंने कहा अंकिल जी से बात करनी है। तो अंकिल जी, हाँ बताओ बेटा कैसे। वंशलोचन, हे कुल कलंकों, क्या सेवा की जाए तुम्हारी। उनका अंकिल जी, हम इस वक्त अब ज़िंदगी में हम कभी आंख उठा के नहीं, हम शादी भी नहीं करेंगे, हम ब्रह्म कुमार हो जाएंगे। और जिनके लिए हम जाते थे स्टॉकिंग करते थे, हम उनको कहिए राखी बंधवा लें। हमने कहा उसकी ज़रूरत नहीं बेटा, हमारी जो हथकड़ी है वो सब काम को, हर मर्ज की एक दवा है। तो आप देख रही आज नोएडा कैसा है। और जो मैंने पहले बताया था, तो रमेश भंडारी साहब ने बहुत इसको अप्रिशिएट किया। बीबीसी वाले आए थे, उन्होंने इस प्रयोग को देखा जी। हर जगह चर्चा हुई थी और मुझे लगता है ऑपरेशन मजनू तो हमेशा के लिए नज़ीर है और रहेगा। आपने बातों बातों में अभी कहा सर कि 3 बार आपको गोली लगी थी। कहाँ कहाँ गोली लगी है और कब की बात है? ज़िला हमीरपुर, यही दिसंबर का टाइम, डकैत से मुठभेड़। वो ऊंचाई पर था और गोली यहाँ पे समझ लीजिए कि लोअर एब्डोमेन, यहाँ तो बाद में बताऊँगा, यहाँ पे लोअर एब्डोमेन में। तो क्योंकि 3-4 पुलिस की कैजुअलिटी भी हुई थी, उनको लेकर के जब मैं उठा के जा रहा था तो सारा खून उन सब मेरे बदन पे भी था। घर जब लौटा 2-3 बजे, तो जब कपड़े उतार कहा कि आपके बदन पे तो पूरा खून ही खून है। तो हमने कहा नहीं, वो चूंकि मैं लाशें उठा के पुलिस वालों की ले जा रहा था तो उनका खून होगा। आपको पता ही नहीं चला? मुझे पता, क्योंकि उसे पीड़ा, ठंडक और स्ट्रेस में जब यहाँ देखा थी तो बिल्कुल एब्डोमेन में खून लगा था कि गोली लगी है। खैर तुरंत सीएमओ को फ़ोन किया, मोबाइल का ज़माना नहीं था, ऑपरेशन थिएटर खुलवा गया, सर्जरी हो गई। जब कानपुर की मैं बात कर रहा था, तो कानपुर में जब दंगा हुआ था, ग्रेनेड फेंक गया था, गाड़ी के परखचे उड़ गए, तो ग्रेनेड के स्प्लिंटर्स मुझे लगे थे जो पूरे सामने पे और हाथ पे पूरी तरीके से ग्रेनेड के स्प्लिंटर्स बदन पे लगे थे। लेकिन चूंकि बॉडी प्रोटेक्टर का ज़माना नहीं था, न पहनने का टाइम था, तो घाव गहरे थे और उसकी फ़ोटो तो आज भी नेट पर आपको मिल जाएंगी जी। सलाम है सर, आप तो बता रहे हैं तो मैं घबरा रही हूँ और मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं। आप लोगों ने कैसे तब सामना किया, पर क्यों आपने कहा कि उस समय वो जो आई गेस आप लोग वो शील्ड पहन, बॉडी प्रोटेक्टर, उसका समय क्यों नहीं था? समय नहीं था। जिस तरह दंगा, जैसे आपने कहा एनकाउंटर करना है तो आपसे पूछेंगे कि मैं ये हूँ, अब क्या करना है कि नहीं, इतनी लग्जरी किसी के पास नहीं। साहब आगजनी शुरू हो गई है, हाँ। दंगा शुरू हो गया है और आप जब जाते हैं तो वहाँ पे आपको लगता है कि आसमान तक लपटें उठ रही हैं, गोलियाँ चल रही दोनों तरफ से, 2 लाशें इधर पड़ी हैं, 2 लाशें उधर पड़ी हैं। अब आप ही बता दीजिए, ऐसे बैकग्राउंड में आपको भूख, प्यास, बॉडी प्रोटेक्टर, ये तुरंत आपके पास है रिफ्लेक्स एक्शन की, अपनी बंदूक उठाएं और ऑटो फॉर्म करके जहाँ जो हो उसको कंट्रोल करें। वही आपने भी किया, वही मैंने किया। मुझे जीवन में कम ऐसे मौके मिले कि मैं बॉडी प्रोटेक्टर पहनने का मौका मिले। तो ये जो भ्रांति फैलाई जाती है कि पूछ करके एनकाउंटर होता है, जात बिरादरी नाम करके कि तुम क्या कर सकते हो, तुमने सोना कहाँ छुपा रखा, ये इसका मौका नहीं मिलता है किसी चीज़ का। ये सब कहानियाँ किस्से कहानी में आती हैं। एक और सवाल बहुत पूछा जाता है पुलिस से, प्रशासन से, और आपको बुरा ना लगे, टर्बुलेंस ना आए मेरे पॉडकास्ट में, पर मैं आपसे पूछ रही हूँ, जब भी कहीं दंगे होते हैं, किसी भी तरह की कोई हलचल होती है, तो पहला सवाल यही पूछा जाता है कि पुलिस क्या सो रही थी? जब दंगे हो गए उसके बाद आप बता रहे हैं कि छत के ऊपर पत्थर रखे हुए थे, इतने पत्थर इकट्ठा कर लिए गए थे, पेट्रोल बम वहाँ पर रखा हुआ था, लोगों के पास कट्टे निकल आए। तो जब ये सारी चीज़ें इकट्ठा की जा रही थी तब पुलिस सो रही थी? तब उसका इंटेलिजेंस कहाँ था? और ये बातें जो अब निकल के सामने हो रही हैं दंगे होने के बाद, वो पहले पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाई? शालिनी जी, हर तरीके के पॉडकास्टर होते हैं, एक आपकी तरह कामयाब और एक है सारे घोड़े खोल दिए, अब मालूम पड़ा 6 महीने के बाद 5 व्यूज़ और 0 लाइक्स। ऐसे हैं कि नहीं है? तो क्या पुलिस में काबुल में गधे नहीं होते हैं क्या? जहाँ के ऐसे हालात आपने बताए, पुलिस का एक अफसर एक भूखे शेर की तरह होता है। इससे पहले कि आपके दिमाग में कोई वलवला आए, मैं आपकी शक्ल देख के समझ जाऊं कि अब आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकती हैं, और उसकी तैयारी हमारी ऐसी हो। नेपोलियन ने क्या कहा था? मुझे आके कुछ चिड़िया के थोड़ी बताते, ये कोई परी आकर के कि तुम्हारे यहाँ अब ये आक्रमण होने वाला है। मैं पहले से ही एंटिसिपेट करता हूँ और उसके 25% से ज़्यादा का इंतज़ाम रखता हूँ मैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और आज तो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, एक बार ड्रोन घुमवा दो, इंटेलिजेंस होता है। 1947 के पहले ये था कि किसी भी धार्मिक मजमे में इज्तिमा हो, सत्यनारायण कथा हो, भंडारा हो और ये शुक्रवार की नमाज का खुतबा हो, हमारा आदमी हमेशा रहेगा, हमारा आदमी आके बताएगा कहाँ क्या चर्चा हो रही है। और ये जो सुबह जो आग, इलेक्ट्रिक फायर के पहले स्पार्किंग होती है, स्पार्किंग को पकड़ लेना, उस स्पार्किंग को जब आप पकड़ लेते हैं तो आपके यहाँ आग फिर एक्सीडेंटल फायर नहीं होगी। जैसे ही स्पार्किंग हो, दुकानें बंद हो रही हैं,
राशन की खरीद ज़्यादा हो रही है, लोगों में अफवाहें फैलने लगी। आप जान जाइए कि अब आपको बिल्कुल इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम लागू कर देना है और बंदूक साफ करके उसकी मैगजीन में पूरी गोली चार्ज करके ऑटो सेफ्टी कैच आगे करके बैठना है आपको। और अगर आप सोच रहे हैं ये क्या जगह है दोस्तों और मेहदी हसन की गज़लें सुन रहे हैं और सोच रहे हैं भाई जब देखेंगे अभी तो बहुत वक्त है और शाम को ज़रा मुझे थोड़ा वो आप समझ सकती होंगी मादक पदार्थ का सेवन करना है, और मैं रियल लाइफ बता रहा हूँ, आप किसी अर्थ के नहीं हैं। दरअसल आपको पुलिस में होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि ये शौकीनी अगर करनी है देन पुलिसिंग इज़ नॉट द प्लेस। आपको तो योगी की तरह या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी, जब संसार सोता है तो योगी पुरुष की एक आंख तब भी खुली रहती है और जागा रहता है। कहीं कोई खटका हुआ आप तुरंत आप तैयार हैं, गाड़ी तैयार है, उसमें 500 राउंड रखे हैं, आपकी क्यूआरटी है और जाके दो दो हाथ हो जाए। मैं भी देखता हूँ मुझसे ज़्यादा ट्रेंड और ब्लड थर्स्टी कौन मिलेगा आपको। ये मेरा चैलेंज है, करके दिखा दो। मैं आई विल मेक इट योर मनी इज वर्थ। दोबारा आप दुस्साहस नहीं कर पाएंगे। एक बार पागलपन आपने कर दिया, बस वहीं पे वहीं आप यू विल बी जस्ट नॉट निप्ड इन द बड बट क्रश्ड इन द बड। लेकिन अब कुछ हमारे यहाँ एक पुलिस अधिकारी को आधा साधु भी होना चाहिए। मैंने कहा ये योगाभ्यासी, शराब शौकीनी मिजाज ये नहीं होना चाहिए कि अगर शाम को अगर हम अभ्यस्त हैं विस्की वगैरह लेने का, दंगा और बड़े अपराध उसी टाइम होते हैं। और मैं इस वक्त मालूम पड़ा कि मैं ख्यालों में हूँ और मुझे निकलने में उठने में ठीक ठाक होने में मुंह में सौंफ और लहसुन डालने में तो 15-20 सारा खेल हो जाएगा। एवरीथिंग इज ओवर। लेकिन यू हैव टू बी। मुझे ऐसी कोई सुख की अनुभव नहीं मिला, एक तो हुआ नहीं, आधे करियर के बाद जब कानपुर हुआ तो वहीं मिट्टी में मिला दिया फिर। दैट वाज आपने तो इतने अवार्ड्स जीते हैं सर कि ये सुख जिन्हें इन चीज़ों का मिला है वो मिट्टी बराबर है आपको जितने पुरस्कार जितने अवार्ड। और मुझे लगता है ये हमारा स्टूडियो कम पड़ेगा अगर हम आपको बोलें कि सर आप अपने अवार्ड के साथ आओ ना, हम थोड़ा उसको भी शूट करेंगे। मुझे लगता है ये पूरा स्टूडियो कम पड़ जाएगा। मैं ये भी समझना चाहती हूँ सर, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद, दो ही नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये गुंडे थे, माफिया बने और फिर राजनीति तक पहुंच गए। तो मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद, इन दोनों में ज़्यादा खौफनाक कौन? ये तो वही सवाल हुआ कि कोबरा ज़्यादा खतरनाक है, क्रेट ज़्यादा है। एक के डसने से मुंह से झाग आएगी और एक के डसने से बदन काला पड़ जाएगा। मरेंगे दोनों ही में और मरेंगे बहुत जल्दी। लेकिन एक जिसका जो साम्राज्य था वो ऑलमोस्ट पंजाब, दिल्ली, एनसीआर, होल ऑफ यूपी एक्सटेंडिंग राइट अप टू बिहार विद शहाबुद्दीन एंड आईएसआई लिंक्स, वो मुख्तार का था। तो वो ज़्यादा खतरनाक था। आपके पूरे कार्यकाल में कभी कुछ ऐसा रहा जहां आप चूक गए, आपको लगा कि ये अगर यहीं ख़त्म कर दिया होता तो इतना बड़ा न बन पाता, या यहाँ मुझसे कमी रह गई? कोई ऐसा समय आया? ऐसे तो तमाम जो परफेक्शनिस्ट होता है, जैसे आप परफेक्शनिस्ट हैं, आप कभी संतुष्ट नहीं हो, चाहे आप दाल बना के हम इसे और अच्छी बना सकते थे। इसी तरीके से इनकाउंटर में अगर आपने 4 मार भी लिए तो आप कह सकते थे 2 भाग गए, काश हम इनको मार लेते। मैंने एंटी डकैती भी देखी जिन पे फिल्म बनती थी, चंबल की कसम मुझे जीने दो, गंगा जमुना वगैरह। तो इनकाउंटर होते थे, मारे भी जाते थे। मैं आपको फ़ोटो भी, लेकिन आपकी एपेटाइट ख़त्म हो जाएगी इसलिए वो फ़ोटो लाशों की मैं आपको दिखाऊंगा नहीं। लेकिन ये होता था कि साहब 4 तो मार लिए लेकिन 2 भाग गए। इस इनकाउंटर में हमारा कांस्टेबल शहीद हो गया, फूलन देवी भाग गए। ये चीज़ें आती ही जाती हैं, लेकिन वो आपको और संकल्प मजबूत करती हैं कि दोबारा ये भागने के रास्ते बंद कर दें। लेकिन ये परफेक्शनिस्ट को कभी भी अपने काम से संतोष नहीं होता है। अब फिर मुझे वो भी वाकया, लैंडिंग की तरफ हम पॉडकास्ट में आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे वो भी कोई वाकया बताइए जब आपको भय लगा हो, डर लगा हो कि ये तो निहत्थे आ गया, या इनके पास तो बड़ी ताकत है, या अब ऊपर से कुछ ऑर्डर आ गया। कभी तो हुआ होगा जब भय नहीं, एक असमंजस की स्थिति थी। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद बिहार सिख रामगढ़ रेजिमेंटल सेंटर, उसने अपने कमांडेंट की हत्या करके और 150 सिख जो रिक्रूट्स थे वो पूरी आर्मरी, हथियार, ऑटोमेटिक स्वचालित लूट करके बिहार से चले, पूर्वी उत्तर प्रदेश आपके यहाँ से बनारस से होते हुए दिल्ली जा रहे थे, वहाँ पर कब्जा करेंगे। गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस थे कि आप इनको टेक ऑन न करें, जहाँ भी इनको कोई फेस करेगा वो आर्मी करेगी, पुलिस नहीं करेगी। पुलिस के पास ये शक्ति, सामर्थ्य, ये कैपेसिटी भी नहीं है कि फ़ौज का सामना कर सके। तो मैं वहाँ पे था एसएसपी एटा, तो मैंने कहा कि हमारे रहते रहे जीते जी ये तो पार नहीं कर पाएंगे एटा, हमें कुछ न कुछ करना होगा।
तो हमने जाकर के पुलिस लाइन में कम से कम 150-200 कर्मचारी थे कि हम इसलिए जा रहे हैं, इसमें शर्त या मौत हो सकती है, अगर कोई इच्छुक को चले, इच्छुक नहीं कोई बात नहीं, हम क्योंकि हमको आदेश भी यही है कि हम इनको कन्फ्रंट नहीं करेंगे। लेकिन हमें 5-6 लड़के मिल गए जिन्होंने कहा हम चले, आप जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे। लेकिन हम लोग 6 लोग गए, 2 गाड़ियों में गए और उनको जा कर के वहाँ पर जब जो देखा तो ये तो एक्सट्रीम सर्वे ऑफ इंडिया का नक्शा, LMG माउंट किया, बर्स्ट फायर SLR, हम लोग तो देखा भी नहीं था ये हथियार इनके कैसे, और आपके मोर्टार वगैरह माउंटेड हमने देखा। और उनके इंस्ट्रक्टर तो आप जानते हैं कितना क्वालिफाइड होता है। और उसके बाद हमने लाउड हेलर पे लगा कि चलो एक आखिरी दांव खेल लो कि तुम लोग चारों तरफ से घिर चुके हो, सामने CRPF है, पीछे BSF है, दाहिनी तरफ इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस है और दाहिनी तरफ SSB खड़ी हुई है, और तुम्हारे भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और फौज भी अब आकर के तुम्हें घेरने वाली है, या तो आत्मसमर्पण करो नहीं तो हम तुरंत अभी गोली चला रहे हैं। उन्होंने 2-4 गोली चलाई, फिर वो हो गए डिमोरलाइज। 2-4 बार जब हमने चुनौती दी, उनका एक एक आदमी आकर के यहाँ आओ और सरेंडर कर अपना हथियार डालते जाओ। वो 125 लड़के, मैं फोटो है वो मैं दिखा सकता हूँ कि उसमें लाश नहीं है, उनके हथियार जो 2 ट्रक हथियार थे, गोला, और 125 के करीब लड़कों ने आके एक सरेंडर किया और हमारे आदमी उनको बांध के डालते चले गए। जब बांध के डालते गए देखा वो तो 125 और हम कुल 5-6। खैर इसमें राष्ट्रपति का शौर्य पदक भी मिला, वो सब था, लेकिन घबराहट नहीं, लेकिन ये असमंजस था कि मैं तो शर्तिया मौत आज लिखी हुई है, मैं बचूंगा नहीं आज। लेकिन ये जो है, ये बेचारे जो हमारे विश्वास करके आए हैं, इसका प्रायश्चित भरपाई मैं कैसे करूँगा। खैर भगवान ने रक्षा की उनकी, हमारी ईश्वर की कृपा। आदमी कभी कभी गलत फहमी में रहता है कि आपकी कामयाबी आपकी है, ऐसा नहीं है। आपकी कामयाबी माता पिता के आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा और बच्चों का भाग्य, इससे होती है। ठीक बात। अब सेफ लैंडिंग की तरफ आगे बढ़ते हुए मैं ये आपसे अंतिम सवाल पूछ रही हूँ सर। एक परिस्थिति जिसका मैं चाहती हूँ आप मूल्यांकन करें, आप बेहतर ढंग से कर पाएंगे। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का पुलिस कस्टडी में मारा जाना और उन हत्यारों का अतीक और अशरफ को मारने के बाद जय श्री राम का नारा लगाना, मैं वहाँ मौजूद थी। मैं ये जानती हूँ कि इस हत्याकांड के बाद लोगों में वो जय श्री राम का नारा भी और अतीक और अशरफ का मारा जाना भी बहुत क्रिटिसाइज नहीं हुआ, पर आप क्योंकि मैं कह सकती हूँ कि सर्वोच्च पद पर रहे हैं पुलिस के, तो आपसे मैं समझना चाहती हूँ कि उस पूरी परिस्थिति का मूल्यांकन जब आप करेंगे कि पुलिस कस्टडी के अंदर अतीक और अशरफ मारे गए, 3 हत्यारे, तीनों जय श्री राम का नारा लगाते हैं और आज वो कहाँ कोई नहीं जानते, कोई मीडिया रिपोर्ट्स नहीं बता रही है, तो आपके हिसाब से वो स्थिति का मूल्यांकन। आपके प्रश्न के 4 भाग हैं। नंबर 1, कस्टोडियल डेथ। कस्टोडियल डेथ कोई भी हो गलत है, नाजायज़ है, इल्लीगल है और ये शर्मिंदगी का बायस है। पुलिस कस्टडी में अगर मौत कोई होती है वो इल्लीगल है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसका दूसरा पार्ट ये है कि एक जुडिशल कमीशन बना, जुडिशल कमीशन ने बना करके ये कहा कि इसमें पुलिस कर्मियों का कोई दोष नहीं है। मैं व्यक्तिगत राय कुछ रखता हूँ लेकिन मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि हमारा काम जुडिशल कमीशन, जुडिशल एक्ट से डिसएग्री करना नहीं है। आप अगर चाहें तो दूसरे कमीशन के बारे में अपील है, लेकिन जब तक कोई अपील में जाकर के दूसरे कमीशन की यदि रीफाइंडिंग या रीओपन नहीं कराता है, मैं समझता हूं जो जुडिशल कमीशन आया है उसके बारे में कोई चर्चा हमें अब नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, मेरे इसमें पहले ही मैंने अपना दे दिया प्रोविजो, कस्टोडियल डेथ इज़ अ क्राइम, और उसमें यह प्राविधान है कि जो भी पुलिसकर्मी ड्यूटी है उनके ऊपर लापरवाही का केस दर्ज हो और उनको बर्खास्त किया जाए। और ये मैंने कहा भी था जब मुझसे यही सवाल ताज़ा था, शायद 6 घंटे के और में, उस लड़की का नाम मैं बता दूं, वो तब भी बैठी थी जब ये खबर आई। उस लड़की का नाम त्रिपाठी, चित्रा त्रिपाठी, ये कोई राजधर्म वाली लड़की थी। तो मैंने ये कहा ये इल्लीगल है और आज भी नेट पे है, ये नहीं होना चाहिए, ये एक बदनुमा धब्बा है वर्दी के ऊपर। लेकिन जुडिशल कमीशन बना, उसने कहा कि कोई चीज़ मिसडिमिनर नहीं हुआ है, तो मैं कौन होता हूँ उसको कॉन्ट्रडिक्ट करने वाला। तीसरी चीज़, अब उन्होंने क्या कहा, आज़ाद मुल्क के आज़ाद बाजिंदे हैं, कुछ भी कह सकते हैं, मैं इस पर कौन होता हूँ इस पर टीका टिप्पणी करने वाला। हाँ, लेकिन ये ज़रूर था कि एक इन्वेस्टिगेशन हो जाता उनके बैकग्राउंड का। उनके पास जो 10-10 लाख की पिस्तौलें थी टर्किया की बनी हुई, वो उनको कहाँ से मिली, ये तो जानने का अधिकार जनता को ही है। और अगर ही मैं ये कह दूँ कि मैं बिल्कुल दूध का धुला हूँ, तो दूध का धुला तो मैं भी नहीं हूँ। हर चीज़ के लिए एक देयर इज़ ऑलवेज अ बेस्ट वे ऑफ डूइंग एवरीथिंग, देयर इज़ ऑलवेज अ बेस्ट वे ऑफ डूइंग एवरीथिंग। अब मैं केवल सांकेतिक बातें करूँगा आपसे। आपके सवाल में बहुत लोच हैं, और अगर एक ही कदम उठा था गलत राह है शौक पर,
ज़िंदगी तमाम उम्र मुझको ढूंढती रह गई। तो मैं बहुत नपे तुले शब्दों में जवाब दूंगा, देयर इज ऑलवेज अ बेस्ट वे ऑफ डूइंग एवरीथिंग। आप चावल भी बना रही तो एक सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया होती है कि वो माड़ ना बन जाए, लपसी ना बन जाए और बढ़िया खिला हुआ बने। देयर इज ऑलवेज सिमिलरली देयर इज ऑलवेज अ बेस्ट वे ऑफ डूइंग एवरीथिंग इंक्लूडिंग सच ऑपरेशंस। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने इतना टाइम भी दिया, पूरा कार्यकाल आपने हमें समझाया और मुझे बहुत सी ऐसी बातें, या मेरे व्यूवर्स भी आई एम श्योर कमेंट करके बताएंगे कि जो दूसरे हमें चश्मे से दिखाना चाहते हैं उसकी जगह हम आपके सही नज़रिए से उन बातों को देख पाए। धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। आशीर्वाद ही आशीर्वाद, खूब कामयाब रहिए। थैंक यू शालिनी।